ठीक है, हम बात करेंगे कि हमारे ब्रह्मांड का उद्भव कैसे हुआ। तो यहाँ पर एनसीईआरटी में एक छोटा सा करेक्शन भी है। तो मिलर ने क्या किया बच्चों कि एक बहुत बड़ी प्रयोगशाला में एक फ्लास्क लिया। नई एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग आप ये याद रखेंगे। हेलो बच्चों, आज आप इस सेशन में पढ़ने वाले हैं उद्विकास के बारे में। ठीक है, एनसीईआरटी में इसे विकास भी कहा गया है। हम बात करेंगे कि किस तरह से ये हमारा पूरा ब्रह्मांड बना, किस तरह से गैलेक्सी बनी, किस तरह से हमारे ग्रह का निर्माण हुआ, कैसे हमारी पृथ्वी बनी, उस पर किस तरह से जंतु आए। हम बात करेंगे कि पादप आए, जंतु आए, किस तरह से स्तनधारी बने, कैसे उनमें से मनुष्य विकसित हुआ। तो इन्हीं सभी प्रश्न के आपको आज उत्तर मिलने वाले हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को उद्विकास। ठीक है, अगर बच्चों उद्विकास की बात करते हैं, ठीक है, एवोल्यूशन या उद्विकास, तो आप सिंपली याद रखिए कि भाई पादप व जंतुओं में होने वाले क्रमिक परिवर्तन को ही हम उद्विकास कहते हैं। क्रमिक रूप से जंतुओं में परिवर्तन हुआ। हम बात करें सूक्ष्म जीव आए, उसके बाद धीरे धीरे बहुकोशिकीय जीव आए, फिर उनमें ऊतक स्तर बने, फिर हम बात करें अंग बने, अंग तंत्र बने। तो इस तरह से धीरे 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 हम बात करेंगे कि भाई जटिल जीवों का निर्माण हुआ। जब जटिल जीवों का निर्माण हुआ तो हम बात करेंगे कि यहाँ पर धीरे 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 आप यूँ मान के चलो कि भाई कशेरुकी जंतु बने। ठीक है, प्रारंभ में अकशेरुकी बने, फिर कशेरुकी जंतु बने। कशेरुकी में फिर हम बात करें स्तनधारी आए, और स्तनधारी में भी हम बात करेंगे कि भाई मनुष्य का उद्भव हुआ। तो इन सभी बातों के बारे में आज आप पढ़ने वाले हैं, उद्विकास के बारे में। उद्विकास आप यूँ मान के चलिए काफ़ी एक इंटरेस्टिंग चैप्टर है जिसमें जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई। ठीक है, हम बात करेंगे कि हमारे ब्रह्मांड का उद्भव कैसे हुआ। ठीक है, ओरिजिन ऑफ लाइफ। तो इन सभी के बारे में आप काफ़ी डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करें, आप तो सिंपल याद रखिए कि जंतुओं में, पादप में होने वाले क्रमिक परिवर्तन को ही उद्विकास कहा जाता है। और ये विकास जो है एक धीमा है और धीरे 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 होने वाला है, जो हम बात करेंगे कि भाई हजारों साल से चलता आ रहा है, वर्तमान में भी चल रहा है और भविष्य में भी उद्विकास होता ही रहेगा। ये कभी रुकने वाली प्रक्रिया नहीं है। यहाँ हम एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन से शुरुआत करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि भाई जीवन की उत्पत्ति के बारे में, किस तरह से जीवन की उत्पत्ति हुई। तो बच्चों आप देखते हैं कि मान लीजिए आज भी हम हमारे पुराने समय को किस तरह से महसूस कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूं जो एनसीईआरटी का भी एग्जांपल है कि भाई रात्रि के समय हम तारे देखते हैं जो हमारे से हजारों किलोमीटर बहुत दूर है। ठीक है, तो मान लीजिए आपकी छत पर आप अपने वहाँ पर बिस्तर है या मान लीजिए सोने की खाट है, उस पर सो रहे हैं और वहाँ से आप आसमान में तारों को टिमटिमाते हुए देख रहे हैं। तो जब आप तारों को टिमटिमाते हुए देख रहे हैं तो आप एक तरह से क्या अपने भूतकाल के समय को, पुराने समय को देख रहे हैं। यानी आप आज से हजारों साल पहले चले गए कि किस तरह से चीज़ें बनी होगी, कैसे इसका निर्माण होगा। और हम बात करेंगे कि ये जब से लेकर अभी तक वैसी ही बनी हुई। ठीक है, तो हम बात करेंगे कि वस्तु को तारों के रूप में देखते हैं, उसकी प्रकाश यात्रा लाखों वर्ष पूर्व शुरू हुई और हमसे करोड़ों अरब मील दूर है बच्चों, करोड़ों। ठीक है, हमारी आंखों तक पहुंच रहे हैं। हालांकि हमें अपने आसपास की चीज़ों को जब देखते हैं तो हमें तुरंत दिख जाती है। ठीक है, लेकिन अगर बाय द वे हम देखते हैं कि भाई जो तारे हैं, टिमटिमारे हैं, ये हमें हमारे भूतकाल में भूतकाल या पुराने समय के बारे में बताते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि भाई किस तरह से ये हमारा ब्रह्मांड बना, कैसे इसका निर्माण हुआ। तो यहाँ पर एनसीईआरटी में एक छोटा सा करेक्शन भी है, तो उसे आप ध्यान से पढ़ेंगे। तो हम यहाँ पर बात करने वाले हैं कि जीवन की जो उत्पत्ति है, ठीक है, हम बात करेंगे कि ब्रह्मांड में एक अनूठी घटना है बच्चों। और हम बात करेंगे कि जो हमारा ब्रह्मांड है, हम बात करें बहुत प्राचीन है। नई एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग आप ये याद रखेंगे कि जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई लगभग 13.8 बिलियन वर्ष पूर्व हुई। ठीक है, तो आप याद रखेंगे 13.8 बिलियन वर्ष पूर्व। ठीक है, हम बात करेंगे कि भाई ब्रह्मांड का उद्भव हुआ। अब ब्रह्मांड के उद्भव को समझाने के लिए बहुत सारी थ्योरी दी गई और यहां आप उसमें पढ़ने वाले हैं बिग बैंग थ्योरी के बारे में। किसमें पढ़ने वाले बच्चों? बिग बैंग थ्योरी के बारे में। ठीक है,
तो हम बात करें एक सिंपल डायग्राम से, आप समझ सकते हो कि यहां पर आप ये मान के चलो कि लगभग 13.8 बिलियन वर्ष पूर्व, ठीक है, हम बात करेंगे कि एक तापीय नाभिकीय विस्फोट हुआ, या सिंपल भाषा में बोल सकते हो कि महाविस्फोट हुआ। जब महाविस्फोट हुआ तो हम बात करेंगे कि एक काफी बड़ी संरचना बनी, उसे ही हम नाम देंगे कि भाई यहां पर ब्रह्मांड का निर्माण हुआ, हाइड्रोजन बने, हीलियम बने। इसी ब्रह्मांड के अंदर बच्चों हम बात करेंगे कि भाई गैलेक्सी बनी, ठीक है, तो हमारा यूनिवर्स बना, ब्रह्मांड बना, और इस ब्रह्मांड में हम बात करेंगे कि भाई गैलेक्सी बनी, कई सारी गैलेक्सी का निर्माण हुआ बच्चों। और हमारी जो गैलेक्सी है, हमारी गैलेक्सी का नाम है आकाश गंगा। इसे मिल्की वे के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो जो हमारी आकाश गंगा है, इस हमारी आकाश गंगा का जो नाम है, हम बात करेंगे कि भाई इसका नाम मिल्की वे है। अब इस आकाश गंगा में बच्चों हम बात करेंगे कि भाई सोलर सिस्टम बने, प्लेनेट बने, ग्रह बने, और उसमें से एक जो ग्रह है वह हमारा पृथ्वी है बच्चों, ठीक है, एक ग्रह है वह पृथ्वी है। तो यहां हम एनसीईआरटी की लाइन को आगे बढ़ते हैं कि ब्रह्मांड में आकाश गंगाओं का विशाल समूह है, ठीक है, आकाश गंगाओं में सितारे, गैसों, बादल, धूल समाहित है, ठीक है। और हम बात करेंगे कि अगर बाय द वे हम इस ब्रह्मांड में हमारी पृथ्वी की बात करें, तो आप ये मान के चलो कि फुटबॉल के मैदान में एक मक्खी बैठी, वो मक्खी हमारी पृथ्वी है। तो इतना हम बात करें, ब्रह्मांड अनलिमिटेड, कोई लिमिट नहीं बच्चों, ठीक है। तो यहां ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में हम बिग बैंग थ्योरी, जो अभी आपको बताया कि भाई एक महाविस्फोट हुआ, इसे हम तापीय नाभिकीय विस्फोट भी कहते हैं, ठीक है। एक एबे लीमेट्रे वैज्ञानिक थे बच्चों, एबे लीमेट्रे वैज्ञानिक ने सबसे पहले बिग बैंग थ्योरी के बारे में बताया। अब हम बात करेंगे कि भाई महाविस्फोट हुआ, ब्रह्मांड का विस्तार हुआ, धीरे धीरे बच्चों तापमान में कमी आई, ठीक है, धीरे धीरे हम कहेंगे कि तापमान में कमी आई, हाइड्रोजन और हीलियम गैसें बनी, ठीक है, ये गैसें गुरुत्वाकर्षण के कारण संघनीभूत हुई, और हम बात करेंगे कि ब्रह्मांड की आकाश गंगाओं का गठन हुआ, और हमारी जो आकाश गंगा है उसका नाम क्या है, मिल्की वे। और हम बात करेंगे कि इसमें ही ग्रह बने। तो हमारी पृथ्वी का जो उद्भव माना जाता है लगभग 4.5 बिलियन वर्ष पूर्व, ठीक है, आज से लगभग 450 करोड़ वर्ष पूर्व पृथ्वी का उद्भव हुआ। अब बच्चों जब पृथ्वी का उद्भव हुआ तो इसमें तापमान काफी ज्यादा था, बहुत ज्यादा तापमान था। हम कहेंगे कि आप कल्पना कर सकते हो कि 5000 डिग्री के आसपास तापमान था। तो यानी कि हम इस पृथ्वी की प्रारंभिक अवस्था में, ठीक है, पृथ्वी की प्रारंभिक अवस्था में ये कल्पना नहीं कर सकते हैं कि भाई इतने ज्यादा तापमान में तो जीवन नहीं बना होगा। तो यहां पर आप देखो कि भाई एक और इंपॉर्टेंट बात है कि पृथ्वी पर प्रारंभिक अवस्थाओं में वायुमंडल नहीं था, ठीक है, ऑक्सीजन भी नहीं थी, स्वतंत्र अवस्था में नहीं थी, अपचेत प्रकार का वातावरण था बच्चों। कैसा वातावरण था, अपचेत प्रकार का वातावरण था, ठीक है। हम बात करेंगे कि जल, वाष्प, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया आदि धरातल को ढकने वाले गलित पदार्थों से निर्मुक्त हुई, ठीक है। सूर्य से आने वाली जो पराबैंगनी किरणें थी, उन्होंने, हम बात करेंगे, वाटर को H2O2 में विखंडित कर दिया, हल्की H2 मुक्त हो गई, ऑक्सीजन ने अमोनिया, मीथेन के साथ मिलकर पानी, कार्बन डाइऑक्साइड, अन्य गैसों की रचना की, पृथ्वी के चारों ओर ओजोन परत का निर्माण हुआ, ठीक है। जब पृथ्वी के चारों तरफ ओजोन परत का निर्माण हो गया तो हानिकारक पराबैंगनी किरणें पृथ्वी पर आने धीरे धीरे कम हुई, ठीक है। तो इसका मतलब है कि भाई पृथ्वी ठंडी हुई, जल वाष्प बरसात के रूप में बरसी और गहरे स्थान पर भर गई, जिससे हमारे महासागर बने बच्चों, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, ठीक है। हम बात करें पृथ्वी के उत्पत्ति के लगभग 50 करोड़ वर्ष के बाद, यानी कि लगभग 400 करोड़ वर्ष पूर्व जीवन का उद्भव हुआ हो। यानी आप ये याद रखेंगे कि पृथ्वी का उद्भव लगभग 450 करोड़ वर्ष पूर्व हुआ,
और हम बात करेंगे कि भाई जीवन का उद्भव, ठीक है, तो जीवन का उद्भव लगभग 400 करोड़ वर्ष पूर्व हुआ, ठीक है, 400 करोड़ वर्ष पूर्व हुआ। अभी आपने देखा कि भाई जब विस्फोट हुआ, हाइड्रोजन हीलियम गैसें बनी, वह आपस में संघनित हुई, उससे तापमान में गिरावट आई, और धीरे धीरे हम बात करेंगे आपस में क्रिया होने से जल, वाष्प, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया आदि इनकी मात्रा बढ़ती गई, ठीक है। हम बात करेंगे कि वाटर बना, पानी बना, फिर वह अधिक तापमान के कारण वाष्पीकृत हो गया, ठीक है, और वाष्पीकृत होने के कारण, ठीक है, वाष्पीकृत हो गया बच्चों, और वाष्पीकृत होने के कारण फिर वापस हम बात करेंगे कि भाई बादल बने, तो ऐसे बारिश का दौर प्रारंभ हुआ, और बारिश होने से धीरे 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 तापमान कम हुआ। जब जल का हम बात करेंगे कि पराबैंगनी किरणों की वजह से जब जल वाष्प या जल टूटा तो H2O2 बने, ठीक है। हम बात करें इनके बनने से क्या हुआ कि भाई हाइड्रोजन तो हल्की है, लेकिन हम बात करें O2 प्लस O ने मिलकर ओजोन परत का निर्माण किया। जब बच्चों ओजोन परत बनी तो अभी आपने देखा कि भाई हम बात करेंगे कि हानिकारक पराबैंगनी किरणें आने शुरू की, और तभी हो सकता है कि पृथ्वी पर जीवन का उद्भव प्रारंभ हुआ, और ये लगभग 400 करोड़ वर्ष पूर्व हुआ। अब हम बात करेंगे कि भाई इस पृथ्वी पर जीवन के उद्भव को समझाने के लिए, ठीक है, कई सारे हम बात करेंगे सिद्धांत दिए। जैसे हम बात करेंगे कि भाई प्रलयवाद का सिद्धांत दिया कि वे समय समय पर प्रलय आए, सब कुछ बिगड़ गया, फिर वापस नए सिरे से बना। तो हम बात करेंगे कि भाई प्रलयवाद सिद्धांत दिया, यहां पेनस्पर्मिया थ्योरी दी गई, ठीक है, पेनस्पर्मिया, ठीक है। हम बात करेंगे कि भाई जीवन की स्पोर नामक इकाई, स्पोर मतलब बीजाणु, आप याद रखेंगे कि जीवन का जो स्पोर का मतलब है बीजाणु। तो हम बात करेंगे कि भाई ये विभिन्न ग्रहों पर स्थानांतरित हुआ, यानी एक ग्रह से दूसरी ग्रह पर जीवन स्पोर या बीजाणु के रूप में। और कुछ खगोल वैज्ञानिक ने इसे पेनस्पर्मिया को बताया कि भाई ये परफेक्ट थ्योरी हो सकती है, मनपसंद सिद्धांत मानते थे, ठीक है। लेकिन इसके बाद हम बात करेंगे कि भाई स्वतः जननवाद सिद्धांत दिया गया, ठीक है। तो हम बात करेंगे कि स्वतः जननवाद का मतलब है कि जीवन क्षयमान और सड़ती हुई सामग्री जैसे भूसे, कीचड़ आदि से प्रकट हुआ, इसे स्वतः जननवाद, स्पॉन्टेनियस जनरेशन नामक सिद्धांत दिया, ठीक है। इसमें कई सारे अलग अलग वैज्ञानिकों ने भी अपने विचार प्रकट किए बच्चों। तो यहां पर हम बात करेंगे कि जैसे स्वतः जननवाद के बारे में, कि निर्जीव पदार्थों से ही सजीव पदार्थ बने, निर्जीव पदार्थों से ही सजीव पदार्थ बने, या आप ऐसा बोल सकते हो कि सड़े गले पदार्थों से नए जीव बने। जैसे प्रारंभ में जो वैज्ञानिक थे उन्होंने बताया कि नील नदी पर जब सुबह के समय सूर्य की किरणें गिरती है तो नील नदी से मछली, सांप, मेंढक उत्पन्न होते हैं। भीगी हुई शर्ट वो भूसे को 21 दिनों तक रखने पर उसमें चूहे उत्पन्न हो गए। तो भाई अलग अलग वैज्ञानिकों ने ऐसे एक्सपेरिमेंट किए, लेकिन बाद में क्या हुआ कि इन सब को क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया, ठीक है। तो आप याद रखेंगे कि इन सब को क्या कर दिया भाई, रिजेक्ट कर दिया, ठीक है, खारिज कर दिया। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि पेनस्पर्मिया। तो भाई पेनस्पर्मिया मतलब है कि भाई बीजाणु, स्पोर, जीवन की इकाई को क्या नाम दिया, बीजाणु या स्पोर दिया गया। और एक ग्रह से दूसरे ग्रह पर जो जीवन था वो स्पोर या बीजाणु के रूप में स्थानांतरित हुआ, और बच्चों इसे ही पेनस्पर्मिया सिद्धांत दिया गया। इसके बाद हम बात करें जीव जननवाद, बायोजेनेसिस, जिसे लुईस पास्चर ने दिया, ठीक है। तो बच्चों हम बात करेंगे कि यहां पर वापस हम एनसीईआरटी पर आते हैं। तो हम बात करेंगे कि यहां पर पास्चर, ठीक है, लुईस पास्चर ने सावधानी पूर्वक प्रयोग करते हुए प्रदर्शित किया कि पहले से विद्यमान जीवन से ही नए जीव आए। और बच्चों उन्होंने क्या किया, इसके लिए स्वान नेक एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है। हंस की गर्दन वाला प्रयोग किया, यानी एक फ्लास्क, तो स्वान नेक फ्लास्क, ठीक है।
एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है। और उन्होंने क्या किया कि भाई पहले जीवाणु रहित किए गए फ्लास्क में मृत यीस्ट पैदा नहीं होते थे, जबकि अगर फ्लास्क में हम बात करें मृत यीस्ट को रखने से कुछ समय बाद नए जीव यानी खुले हुए, जैसे मान लीजिए आप स्वान नेक फ्लास्क में मृत यीस्ट को रख दो, ठीक है। हम यहां एक डायग्राम भी बना लेते हैं। हमने यहां पर ये फ्लास्क बना लिया और फ्लास्क में इस तरह से स्वान नेक गर्दन बना ली बच्चों, ठीक है। और हमने यहां पर मृत यीस्ट को भर दिया, ठीक है। हमने यहां पर मृत यीस्ट को भर दिया बच्चों। जब यहां पर हमने मृत यीस्ट को भर दिया तो देखा कि भाई इसमें अन्य जीव उत्पन्न नहीं हुए, अन्य जीव उत्पन्न नहीं हुए। लेकिन जब हमने इस फ्लास्क को तोड़ दिया बच्चों, ठीक है, तो खुले फ्लास्क में यहां पर सूक्ष्म जीव उत्पन्न हो गए। तो इसका मतलब है कि पूर्व में विद्यमान जीवों से ही नए जीवों का उत्पन्न हुआ। इसे जीव जननवाद सिद्धांत दिया, ठीक है। इसे बच्चों क्या नाम दिया? जीव जननवाद सिद्धांत दिया। इसके बाद हम बात करेंगे कि भाई रासायनिक सिद्धांत। तो रासायनिक सिद्धांत बच्चों ओपेरिन तथा इंग्लैंड के हेल्डेन वैज्ञानिक ने दिया, ठीक है। आप याद रखेंगे ओपेरिन तथा होल्डेन जो वैज्ञानिक है, इन्होंने रासायनिक सिद्धांत दिया। इन्होंने बताया कि जीवन का पहला स्वरूप पूर्व विद्यमान जीवित रहित कार्बनिक पदार्थों से हुआ। कैसे हुआ ये आप देखेंगे। जैसे हम बात करें आरएनए बना, प्रोटीन बना, तो जीवन की जो रचना हुई एक रासायनिक घटना के रूप में। अब हम बात करेंगे कि ओपेरिन हेल्डेन ने ये तो समझा दिया, लेकिन बच्चों वो कोई इसका एक्सपेरिमेंट नहीं दे सके, कोई प्रयोग नहीं दे सके। तो यहां पर ये बात बहुत ध्यान से समझना है कि वो इसका कोई एक्सपेरिमेंट या कोई प्रयोग नहीं दे सके। ओपेरिन हेल्डेन, बाद में मिलर वैज्ञानिक ने दिया, जो काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहां हम बात करेंगे कि भाई ओपेरिन हेल्डेन के इस सिद्धांत के बारे में एनसीईआरटी लाइन का पोस्टमार्टम करेंगे, ठीक है। तो आप इसे केमिकल थ्योरी, रासायनिक सिद्धांत या ओपेरिन हेल्डेन का सिद्धांत देंगे। तो भाई मैंने अभी आपको बताया कि पृथ्वी पर जब 450 करोड़ वर्ष पूर्व पृथ्वी का उद्भव हुआ तो तापमान 5000 डिग्री सेंटीग्रेड था, 5000 डिग्री सेंटीग्रेड था बच्चों। हम बात करेंगे कि उस समय कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फॉस्फर थी, ऑक्सीजन बहुत कम थी, यानी प्रारंभिक जो वातावरण था वो अपचायक प्रकार का। कैसा था भाई? अपचायक प्रकार का। धीरे धीरे इनमें क्रिया हुई बच्चों, और क्रिया होने से भाई H2O बन गया, H2 मीथेन। मीथेन जो है प्रथम सरल कार्बनिक पदार्थ बना, अमोनिया बन गई, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि धीरे 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 भाई H2O बना, फिर वाष्पीकृत हुआ, फिर हम बात करेंगे बारिश हुई, ठीक है। तो बारिश होने से धीरे 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 हम बात करेंगे कि भाई महासागर बने, जैसा आपने भी एनसीईआरटी की लाइन को पढ़ा, ठीक है। हम यहां पर बात करेंगे कि भाई सरल कार्बनिक पदार्थ बने, जैसे हम बात करेंगे कि भाई ग्लूकोज बना, वसी अम्ल बने, एमिनो अम्ल बने। फिर जटिल कार्बनिक पदार्थ जो आप जैव अणु पढ़ चुके हैं, तो जटिल कार्बनिक पदार्थ प्रोटीन, वसा, पॉलीसेकेराइड बने, न्यूक्लियो प्रोटीन बना, सूक्ष्म जीव बने, एक कोश के जीव बने, बहुकोश के जीव बने, ठीक है। और अभी आपने एनसीईआरटी में ही पढ़ा कि जब ओजोन परत हो गई, हानिकारक पराबैंगनी किरणें आना बंद हो गई बच्चों, तो फिर जीवों का जो उद्भव था, उनकी वृद्धि थी, उनका विकास था, बहुत तेजी से हुआ, ठीक है, बहुत तेजी से। अब हम बात करते हैं मिलर का प्रयोग, ठीक है। तो बहुत ही ध्यान से समझिए, यहां मिलर के प्रयोग को समझाने के लिए तो हम ये एनसीईआरटी का डायग्राम बहुत ही ध्यान से देखो आप, ठीक है। मिलर ने क्या किया बच्चों? अभी आपने पढ़ा कि जो रासायनिक सिद्धांत था, ओपेरिन हेल्डेन सिद्धांत था, वो उन्होंने बताया कि भाई इस तरह से जीव बने, इस तरह से जीवन का उद्भव हुआ। इस प्रकार से हम बात करेंगे कि भाई उनकी संख्या भी बनी, सरल कार्बनिक पदार्थ बने, जटिल कार्बनिक पदार्थ बने, फिर सूक्ष्म जीव बने, ऐसा उन्होंने बताया। लेकिन बच्चों वो कोई भी इसका एक्सपेरिमेंट नहीं कर सके, कोई एक्सपेरिमेंट नहीं कर सके। तो भाई इसके लिए फिर क्या हुआ कि
मिलर, मिलर का प्रयोग। तो मिलर ने क्या किया बच्चों कि एक बहुत बड़ी प्रयोगशाला में एक फ्लास्क लिया, बड़ा फ्लास्क, उसमें टंगस्टन के 2 इलेक्ट्रोड लगाए बच्चों, ठीक है। यहां पर उसने कंडेंसर लगाया ताकि जो पानी जाए उसका तापमान कम किया जा सके। यहां एक यू आकृति की नलिका लगाई, यहां एक छोटा फ्लास्क लगाया और निर्वात पंप लगाया, ठीक है। निर्वात पंप, वैक्यूम पंप, निर्वात पंप लगाया, ठीक है। जब हम बात करेंगे कि भाई यहां पर उसने मिक्सचर भरा, हम बात करें मीथेन, अमोनिया, जल वाष्प प्लस H2। अब यहां आप याद रखेंगे कि CH4 NH3 S2 2:1:2, ठीक है। CH4 अमोनिया S2 2:1:2, ठीक है। हम बात करें इस अनुपात में लिया, जब यहां इस अनुपात में लिया और फिर क्या किया कि भाई स्पार्किंग कराई, यानी वही हजारों साल स्थिति जब बिजलियां कड़कती थी। तो जैसे स्पार्किंग कराई बच्चों, यहां ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, तो आप याद रख सकते हैं कि भाई फ्लास्क में 2 टंगस्टन धातु के इलेक्ट्रोड और उसमें मीथेन, अमोनिया और हाइड्रोजन का जो अनुपात था 2:1:2 के फॉर्म में लिया, ठीक है। जो अनुपात था वो 2:1:2 के फॉर्म में लिया। जल वाष्प को मिलाया, तापमान कितना रखा भाई 800 डिग्री, और 75,000 वोल्ट से स्पार्किंग की बच्चों। तो हम बात करें प्लाज्मा पदार्थ जो बने उन्हें कंडेंसर से गुजारा और उसमें बने द्रव को फिर गर्म किया, पूरे उपकरण को वही निर्वात में रखा, ठीक है। लगभग बच्चों 18वें दिन उन्होंने देखा कि जो यू कलर की जो ये ट्यूब थी, यहां पर एक लाल रंग का द्रव बन गया, एक लाल रंग का द्रव बना। जब उन्होंने इस द्रव का परीक्षण किया तो उसमें एलेनिन, ग्लाइसिन, एस्पार्टिक, ठीक है, एलेनिन, एस्पार्टिक और ग्लाइसिन बने। तो आप याद रख सकते हैं भाई एलेनिन, एस्पार्टिक, ग्लाइसिन, आग शॉर्ट में, एलेनिन बने, एस्पार्टिक अम्ल बना और ग्लाइसिन बना। तो इस तरह बच्चों मिलर ने अपने प्रयोग के द्वारा यह सिद्ध किया कि प्रारंभिक वर्षों में इसी तरह से हम बात करेंगे कि भाई सूक्ष्म जीव बने होंगे और उनसे फिर धीरे धीरे जटिल जीवों का निर्माण हुआ, ठीक है। अच्छा, मिलर ने तो भाई एमिनो अम्ल बनाए, कुछ वैज्ञानिकों ने वसी अम्ल बना दिए, कुछ ने भाई ग्लूकोज बना दिया, अलग अलग वैज्ञानिकों ने। तो भाई ये प्रयोग अच्छा निर्वात में था, अच्छा इसमें कोई एनर्जी सोर्स नहीं था, स्पार्किंग कराई बच्चों। स्पार्किंग तो आप जानते हो तार भिड़ जाते हैं, तो स्पार्किंग ही, ठीक है। तो हम बात करेंगे इस तरह से प्रोटीन बन गया, वसा अम्ल बन गया, ग्लूकोज बन गया, ये सब बन गए, ठीक है। और हम कहेंगे कि भाई धीरे 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 धीरे, ठीक है, ये सब संरचनाएं बन गई और इन सभी संरचनाओं के बनने से, ठीक है, सभी संरचनाओं के बनने से मतलब ये मिलर ने इस तरह से हम बात करें कि उन्होंने सिद्ध किया कि इसी तरह से जीवन की शुरुआत हुई। तो बच्चों आपने देखा कि हम बात करेंगे कि इस तरह से अगर आप थोड़ा सा आगे बढ़े, ठीक है, तो कुछ इंपॉर्टेंट जैसे टॉपिक है कि भाई एलिन, ग्लाइसिन, एस्पार्टिक अम्ल बने। अब कीमोजेनी रासायनिक अभिक्रियाओं के द्वारा कार्बनिक पदार्थों का निर्माण, बायोजेनी मांस स्वतः प्रतिक्रिया वाले जैव अणुओं का निर्माण, यानी कि जो आपस में रेप्लिकेशन हो गए, स्वतः प्रतिकृति हो गई, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे कि भाई जब ये पदार्थ इकट्ठे हुए तो प्रीबायोटिक सिस्टम बना, और इस प्रीबायोटिक सिस्टम में हम बात करेंगे कि भाई कोएसरवेट और माइक्रोस्प्रे बने, ठीक है। ओपेरिन ने उसको नाम दिया भाई सारांशक। क्या नाम दिया भाई? सारांशक नाम दिया। अगर जब आप पुराने पीवाईक्यू क्वेश्चन करेंगे तो ये आपको मिलेगा। तो पॉलीसेकेराइड प्रोटीन व जल के मिश्रण को कोएसरवेट या सारांशक कहते हैं, ठीक है। और हम बात करेंगे कि भाई सिडनी फोक्स ने इन्हीं चीजों को हम नाम देंगे कि माइक्रोस्फीयर, सूक्ष्म गोलक नाम दिया। आप तो सिंपल याद रखिए कि भाई सरल पदार्थ से जटिल पदार्थ बने बच्चों, और जब जटिल पदार्थ बने तो हम बात करेंगे कि धीरे धीरे धीरे, ठीक है, हम बात करेंगे कि भाई धीरे 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 आरएनए बना, और ऐसा माना जाता है कि आरएनए से ही डीएनए बना और फिर डीएनए से आगे जीव बनना शुरू हुए। तो प्रारंभिक जो संसार था उसे आरएनए संसार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आरएनए संसार। हम बात करेंगे कि भाई आरएनए से डीएनए बना, सूक्ष्म जीवों का निर्माण हुआ, परपोषी की उत्पत्ति हुई,
स्वपोषी की उत्पत्ति हुई, प्रकाश संश्लेषण प्रारंभ हुआ। प्रकाश संश्लेषण प्रारंभ हुआ तो और ज़्यादा हम बात करें ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ी। ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ी तो धीरे धीरे हम बात करेंगे कि जीवों का और अधिक विकास हुआ। और ये ऑलरेडी आप पढ़ चुके हो कि ओजोन का जब निर्माण हुआ तो वायुमंडल में ओजोन परत बनी, जिससे हानिकारक परागकणें पृथ्वी पर आना बंद हो गई। यूकेरियोट्स जीवों का उद्भव हुआ। ठीक है, तो यहां याद रखेंगे कि पृथ्वी पर 300 करोड़ वर्ष पहले, ठीक है, आज से 300 करोड़ जीवन का उद्भव हुआ। 400 मतलब जीवन बनना 400 करोड़ वर्ष। प्रथम अकोश की जीव आए 300 करोड़ वर्ष और प्रथम कोश की जीव लगभग 200 करोड़ वर्ष। ठीक है, जब पृथ्वी पर प्रोक्रिएट जीवों की संख्या बढ़ने लगी, ठीक है, तो धीरे धीरे भाई उनमें सुविकसित केंद्रक कोशिकांगों का निर्माण हुआ और हम बात करेंगे कि भाई यूकेरियोट की संख्या बढ़ने लगी। ठीक है, तो यहां हम बात करेंगे इस तरह से भाई एक कोश की जीव बने और एक कोश की जीवों से बहुकोशिकीय जीव बने। ठीक है, एक कोश के जीवों से बहुकोश के जीव बने, फिर धीरे धीरे जटिल जीवों का निर्माण हुआ। तो ये आप एक तरह से जीवन की उत्पत्ति, ब्रह्मांड का निर्माण और किस तरह से सरल सूक्ष्म जीव बने, सरल जीव बने, जटिल जीव बने। अब हम बात करेंगे कि भाई इनके जो ये संरचनाएं बनी, ये जीव बने, हमारे पास कौन कौन से ऐसे प्रमाण हैं। तो अगला जो टॉपिक है वो पढ़ने वाले हैं बच्चों उद्विकास के प्रमाण। उद्विकास के प्रमाण। अब बच्चों उद्विकास के प्रमाण को समझाने के लिए कई सारे पॉइंट्स दिए गए। आप लोग जैसे समजात समवर्ती अंग जीवाश्मों के द्वारा, हम बात करें एम्ब्रियोलॉजी भ्रूणकी के द्वारा, जंतु वर्गीकरण के द्वारा, जैव रासायनिकी के द्वारा, तो हम बात करेंगे कि भाई को बहुत सारे, ठीक है, अलग अलग हम बात करेंगे कि यहाँ पर सिद्धांत दिए गए। ठीक है, उद्विकास के क्या दिए गए, अलग अलग हम कहेंगे कि भाई एविडेंस, प्रमाण दिए गए। तो इनमें से हम बात करेंगे एविडेंस ऑफ एवोल्यूशन। एविडेंस ऑफ एवोल्यूशन में हम बात करेंगे कि भाई उद्विकास के प्रमाण, समजात व समवर्ती अंगों से प्रमाण, समजात व समवर्ती अंगों से प्रमाण। अब समजात को बोलते हैं होमोलोगस ऑर्गन। वे अंग जो संरचना उद्भव में एक समान होते हैं लेकिन कार्य में कैसे होते हैं बच्चों, अलग अलग होते हैं। तो भाई यहां हमारे पास एक एनसीईआरटी का बहुत ही प्यारा डायग्राम है जिससे आप ये आराम से समझ सकते हैं। तो ध्यान से देखिए आप, हम बात करेंगे कि भाई होमोलोगस ऑर्गन, समजात वर्गन, जो उद्भव में और संरचना में समान है लेकिन कार्य में अलग है। जैसे यहां पर मनुष्य के हाथ, तो आप जानते हो ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल, फेलेंजिज। तो भाई ये सेम संरचना चीता के अग्रपाद में भी होती है, ये सेम संरचना भाई वेल के अग्रपाद में भी होती है और बेट, चमगादड़ के अग्रपाद में भी होती है, चमगादड़ के अग्रपाद में भी होती है। तो हम बात करेंगे कि भाई मनुष्य के अग्रपाद में भी होगी, चीता के अग्रपाद में भी होगी और वेल के अग्रपाद में भी होगी, और हम बात करेंगे भाई चमगादड़ के अग्रपाद में भी होगी। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि भाई इनका उद्भव समान है, संरचना समान है लेकिन कार्य अलग है। भाई मनुष्य के हाथ वस्तु को उठाने का काम करेंगे, चीते के जो अग्रपाद है दौड़ने में काम करेंगे। हम बात करें वेल के जो अग्र पंख हैं, अग्रपाद है, अग्र पंख हो गए भाई, वो तैरने में सहायता करेंगे, और बेट के जो अग्रपाद है वो उड़ने में सहायता करेंगे। तो भाई यहां हम बात करेंगे कि कार्य क्या हो गए, अलग अलग हो गए। ठीक है, कार्य क्या हो गए, अलग अलग हो गए। तो बच्चों कार्य अलग अलग होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम बात करेंगे कि समजात समवर्ती अंग। अब और भी अगर हम एग्जाम्पल की बात करें बच्चों यहाँ पर, तो काफ़ी सारे एग्जाम्पल हैं। हम बात करेंगे कि आपने पहला एग्जाम्पल पढ़ा कशेरुकी हरदे। तो आप जानते हैं कि जो मछलियाँ हैं उनमें 2 कक्ष पाए जाते हैं, एम्फीबिया में 3 कक्ष पाए जाते हैं, रेप्टिलिया में 3 कक्ष पाए जाते हैं, पक्षी में 4 और स्तनधारियों में 4 कक्ष पाए जाते हैं। तो हम बात करेंगे कि उद्भव, सभी का हृदय मेसोडर्म का बना होता है, उद्भव और संरचना में भी लगभग समानता, लेकिन कार्य विशिष्ट होता है। कार्य कैसे, एकल परिवहन, अपूर्ण दोहरा परिसंचरण, पूर्ण दोहरा परिसंचरण। तो हम बात करेंगे कि यहाँ जो कशेरुकी हृदय है, ठीक है, ये हम बात करेंगे समजात अंगों को दर्शाएंगे।
इसी प्रकार से कशेरुकों के ब्रेन, भाई मछलियाँ, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, पक्षी, इनमें ब्रेन का उद्भव हुआ, ये एक्टोडर्म का बना होता है। संरचना में काफ़ी समानता दर्शाता है कि भाई ब्रेन में 3 भाग होते हैं, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्चिम मस्तिष्क। लेकिन हम कार्य में अलग अलग, जैसे मैं अलग सोचता हूँ, आप अलग सोचते हैं, घर पे पापा अलग सोचते हैं, मम्मी अलग सोचती, भाई अलग सोचता है, तो भाई ये कार्य की एक तरह से हम बात करें अलग अलग हो गए। अब हम बात करेंगे कि एक एनसीका बोगेनविलिया के कांटे व कुकुरबिटा के प्रतान, ठीक है, उद्भव में समान होते हैं, लेकिन भाई यहाँ पर कार्य में अलग अलग होते हैं, ठीक है। जैसे हम बात करेंगे कि बोगनविलिया के जो कांटे होते हैं ये रक्षा, ठीक है, प्रोटेक्शन, रक्षा का कार्य करेंगे, सुरक्षा का कार्य करेंगे। और हम बात करें कुकुरबिटा के जो प्रतान होते हैं, टेंड्रिल होते हैं, वह सहारे या सपोर्ट का काम करते हैं। तो हम बात करेंगे कि यहाँ ये भी समजात अंगे और इनके उद्भव और संरचना समान है लेकिन कार्य अलग है। इसी के बाद हम आते हैं समवर्ती अंगों पर। किस पर आते हैं? समवर्ती अंगों पर आते हैं बच्चों, ठीक है। तो बहुत ध्यान से देखिए आप, यहाँ पर अगर हम बात करेंगे कि एनालोगस ऑर्गन, एनालोगस ऑर्गन जस्ट उल्टा, हम बात करेंगे कार्य समान होंगे लेकिन उद्भव और संरचना अलग होगी, ठीक है। ऐसे कई सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे स्तनधारियों की आंखें और ऑक्टोपस की आंखें, तो दोनों का कार्य समान है लेकिन उद्भव और संरचना हम बात करेंगे अलग अलग है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि यहां पर, ठीक है, हम बात करें चमगादड़ पक्षी व कीटों के पंख, चमगादड़ पक्षी व कीटों के पंख उड़ने का कार्य करते हैं, लेकिन हम बात करें उद्भव संरचना में क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। उद्भव संरचना में क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। ऐसे ऑक्टोपस और मैमल के जो नेत्र हैं कार्य में समान होते हैं लेकिन उद्भव और संरचना में अलग अलग होते हैं। उद्भव और संरचना में क्या होते हैं बच्चों? अलग अलग होते हैं, ठीक है। एक और इंपॉर्टेंट बात आप यहां पर याद रखेंगे, या पहले एग्जाम्पल पढ़ लीजिए कि आलू शकरकंद दोनों भोजन का संग्रहण करते हैं। आलू तने के रूपांतरण से बनता है और शकरकंद जड़ या मूल के रूपांतरण से बनता है, ठीक है। हम बात करेंगे कि पेंगुइन के जो फ्लिपर है और मछली के जो फिन्स हैं ये तैरने में सहायता करते हैं। तो पेंगुइन के जो फ्लिपर्स हैं, पेंगुइन के फ्लिपर्स और मछली के जो फिन्स हैं, ये हम बात करेंगे कि भाई तैरने में सहायता करते हैं, कार्य समान हो गया लेकिन उद्भव और संरचना अलग अलग हो गई। एक बात यहां याद रखेंगे कि जो समवर्ती अंग होते हैं ये एनालोगस, ठीक है, एनालोगस ऑर्गन हम बात करें, ये कन्वर्जेंट उद्विकास को दर्शाते हैं। किसको दर्शाते हैं? कन्वर्जेंट उद्विकास को दर्शाते हैं। आगे भी पढ़ने वाले हैं आप। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि भाई योजक कड़ी जीवों से प्रमाण। अब भाई योजक कड़ी जीव ये हमें बिल्कुल 100% प्रमाण देते हैं, जैसे वायरस सजीव और निर्जीव के मध्य योजक कड़ी है, ठीक है। अगर बाय द वे कहीं टेबल पर वायरस पड़ा है तो निर्जीव, और मनुष्य के संपर्क में आ गया तो सजीव हो गया। हम बात करें युगलिना, पादप और जंतु के मध्य योजक कड़ी है। प्रोटेरोस्पंजिया, प्रोटोजोआ, पोरीफेरा के मध्य योजक कड़ी जीव है। तो ये योजक कड़ी जीव इस बात को सिद्ध करते हैं कि इसी तरह से भाई प्रोटोजोआ से पोरीफेरा बना, फिर सीलंट्रेटा बना, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि भाई पेरिपेटस, ठीक है, जो पेरिपेटस है वह एनेलिडा व आर्थ्रोपोडा के मध्य योजक कड़ी है। नियोप्लिना, एनेलिडा, मोलस्का, तो ये आपके वर्गीकरण के लिए भी इंपॉर्टेंट है और हम बात करेंगे कि वो विकास के लिए भी इंपॉर्टेंट है। बेलेनोग्लोसस नॉन कोडेट और कोडेट के मध्य योजक कड़ी है। तो बच्चों जो बेलेनोग्लोसस है वह नॉन कोडेट और कोडेट के मध्य योजक कड़ी जीव है। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहां पर एमोसिट लार्वा, सिफेलोकोडेट, साइक्लोस्टोमेट या एम्फिओक्सस और पेट्रोमाइजोन के बीच में कनेक्टिंग लिंक के बच्चों, क्या है? कनेक्टिंग लिंक है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम बात करें जैसे काइमेरा, उपास्थिल और बोनी फिश के बीच में हम बात करेंगे योजक कड़ी जीव है। लंग फिश, मछली और एम्फीबिया के बीच में योजक कड़ी जीव है। तो इतनी सारी नॉलेज से क्या फायदा होगा कि आपका जो एनसीईआरटी का उद्विकास है ये काफी अच्छा हो जाएगा बच्चों। नेक्स्ट हम बात करते हैं अवशेषी अंगों से प्रमाण, ठीक है, अवशेषी अंगों से प्रमाण, वेस्टिजियल ऑर्गन से प्रमाण। तो हम बात करेंगे कि भाई हमारे अंदर जैसे ये ईयर पिन्ना है, इसकी पेशियां वो अवशेषी होती है। लास्ट मोलर टीथ, विजडम टीथ भी कहते हैं, लास्ट मोलर टीथ, ये भी अवशेषी है। कर्ण पल्लव की पेशियां अवशेषी है। अपेंडिक्स अवशेषी है। हम बात करें यहाँ जो चेस्ट होता है, सीने पर हेयर, बाल पाए जाते हैं, वो भी अवशेषी है, ठीक है।
हम बात करें पुच्छी कशेरुका, वो भी अवशेषी रूप है। तो ऐसी कई सारी संरचना है जो हमारे शरीर में अवशेषी रूप में पाई जाती है, और ये इस बात को सिद्ध करती है कि भाई कभी न कभी ये चीज सक्रिय रही होगी। जैसे हम बात करेंगे अपेंडिक्स, वो इस बात को सिद्ध करती है कि मनुष्य घास खाता होगा, हम बात करें पत्तियां खाता होगा, क्योंकि इसमें सेल्यूलोज का पाचन होता है। किसका पाचन होता है? सेल्यूलोज का पाचन होता है। नेक्स्ट हम बात करें बच्चों, जैसे और भी अगर एग्जांपल, निमेशक झिल्ली हमारे यहाँ पर पाई जाती है, साइड में आंखों के पिंक कलर का डॉट होता है। पुच्छे कशेरुकाएं, त्वचा पर बाल, ग्रसनी, गिल दरारें, खंडित कंकाल पेशियां उदर भाग में, जैसे यहाँ पर उदर भाग में खंडित कंकाल पेशियां पाई जाती है, 6 पैक बनते हैं। नर में स्तन ग्रंथियां, तो ये हम बात करेंगे कि भाई अवशेषी रूप में पाई जाती है, जो इस बात को प्रूव करती है कि भाई इसी तरह से जीवों का उद्भव हुआ। जंतुओं के वर्गीकरण से, आपने जंतुओं का वर्गीकरण पढ़ा है तो बहुत सिंपल है, प्रोटोजोआ से पोरीफेरा बना, पोरीफेरा से सीलेंट्रेटा बना, फिर टीनोफोरा बना, फिर प्लेटिहेल्मिन्थेस बना, फिर एस्केहेल्मिन्थेस बना, एनेलिडा बना, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकोडेटा और कोडेटा बन गया। तो हम बात करेंगे कि जो वर्गीकरण है ये भी हमारे पास ये प्रमाण है बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एम्ब्रियोलॉजी से प्रमाण, ठीक है, भ्रूणकी से, एम्ब्रियोलॉजी या भ्रूणकी से प्रमाण। अब हम एम्ब्रियोलॉजी से प्रमाण की बात करें, भाई युग्मनज बना, उसमें विदलन हुआ, मोरुला बना, ब्लास्टुला, गेस्टुला, जनन स्तर बने। तो भाई द्विस्तरीय होते हैं, कुछ त्रिस्तरीय होते हैं, तो ये भी आप यूं मान के उद्विकास के प्रमाण हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि भाई कशेरुकी भ्रूण में समानता, ठीक है, अकशेरुकी लार्वा एनेलिडा मोलस्का के बीच में ट्रोकोफोर होता है। क्रमिक कायंत्रण हम बात करें एमोसिट लार्वा और एम्फियोक्सस, ठीक है, जो एमोसिट है पेट्रोमाइजोन का लार्वा, तो इनके बीच में हम बात करेंगे कि भाई समानताएं। इसके अलावा हम बात करें अस्थायी भ्रूणीय संरचनाएं, जैसे दंत कलिकाएं, गिल दरारें, ठीक है। हम बात करेंगे कि भाई कशेरुकी जो जंतु हैं उनमें अंगों का विकास, तो ये बातें जो है बच्चों उद्विकास के प्रमाण को दर्शाती है। नेक्स्ट हम बात करें, जैसे आपने सिंपल ये तो पढ़ाई है, इसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं कृत्रिम चयन से प्रमाण। एनसीईआरटी का टॉपिक है कृत्रिम चयन का मतलब है कि आर्टिफिशियल सिलेक्शन। इसका मतलब है कि मान लीजिए आप सब्जी मंडी गए, आपको सब्जी लेना है, तो वहाँ जो आपको आवश्यकता है, जैसे आलू लेना है, टमाटर लेना है, मटर लेना है, वो आपने ले लिए। तो हम बात करेंगे कि इसी तरह मनुष्य ने, ठीक है, मनुष्य ने हम बात करेंगे कि कई सारी हम बात करेंगे नस्लें तैयार की, कई सारी ब्रीड बनाई, जैसे गोभी की अलग अलग, बंद गोभी, पत्ता गोभी, ठीक है, हम बात करेंगे कि पिंक कलर की पत्ता गोभी, तो अलग अलग कलर की हम बात करेंगे कि भाई उनका निर्माण किया। तो कहीं ना कहीं आप ये मान के चलो कि ये कृत्रिम चयन को दर्शाता है, जिससे अलग अलग नस्लें बनी, घोड़े की अलग अलग नस्लों का निर्माण, भेड़ों की अलग अलग नस्लों का निर्माण, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि भाई जैसे यहाँ पर जंगली सरसों, ठीक है, भाई फूल गोभी, पत्ता गोभी, लाल गोभी, केल, कोलहराबी, ब्रोकली, ये बने। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि भाई प्राकृतिक चयन से प्रमाण। अब प्रकृति स्वयं जीवों का चयन करती है, प्रकृति स्वयं जीवों का चयन करती है, तो बेस्ट हमारे पास एग्जाम्पल है औद्योगिक कृष्णता, ठीक है, बेस्ट हमारे पास एग्जाम्पल क्या है? औद्योगिक कृष्णता। तो इसे समझने के लिए हम यहाँ एनसीईआरटी का जो डायग्राम है इसी की हेल्प लेते हैं बच्चों। ये हमारे पास एनसीईआरटी का डायग्राम है, बहुत ही ध्यान से देखिए आप। तो हम बात करेंगे कि भाई औद्योगिक कृष्णता, ठीक है, औद्योगिक कृष्णता। देखो क्या था कि ये एक कहानी के रूप में आप समझिए कि इंग्लैंड का मैनचेस्टर शहर में 1850 से पहले और औद्योगिकरण के या औद्योगिकरण के पहले हम बात करें श्वेत पंख वाले शलभ ज्यादा थे, ठीक है, श्वेत पंख वाले शलभ ज्यादा थे। तो आप ये याद रखो कि 1850 से पहले, 1850 से पहले भाई इनकी संख्या ज्यादा थी, और जो गहरे रंग के डार्क मोथ थे, डार्क शलभ थे, ठीक है, उनकी संख्या कम थी, क्योंकि इस समय प्रदूषण नहीं था। अब प्रदूषण नहीं था तो हम बात करेंगे कि भाई चारों तरफ
हम बात करेंगे कि जो गहरे रंग के शलभ या मोथ थे वो दिखाई देते थे, तो जो परजीवी थे, शत्रु थे, उनको खा जाते थे, तो उनकी संख्या, जबकि ये वातावरण में अपने आप को छिपा लेते थे। 1850 के बाद, ठीक है, 1850 के बाद इंग्लैंड के मैनचेस्टर शहर में हम बात करेंगे कि वहां पर उद्योग लगना शुरू हुए, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री लगना शुरू हुई, और धीरे 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 भाई कार्बन जमा हो गया। जब वहां कार्बन जमा हो गया तो हम बात करेंगे कि भाई जो पेड़ों के तने थे वो भी काले हो गए, पेड़ों के तने भी क्या हो गए, काले हो गए। तो उससे क्या हुआ कि जो गहरे रंग के मोथ थे, इन्होंने अपने आप को वातावरण में छिपा लिया, तो भाई इनकी संख्या बढ़ने लगी, और ये दिखाई देने लगी तो इनकी संख्या घटने लगी। तो ये एक जीता जागता, हम बात करें, उद्योग विकास का प्रमाण है। इसे लाइव एग्जाम्पल दे सकते हैं आप, ठीक है, लाइव एग्जाम्पल दे सकते हैं, ठीक है। तो ये आप ये मान के चलो 1850 के बाद प्रदूषण बढ़ने की वजह से, तनों पर कार्बन जमा होने की वजह से जो गहरे रंग के शलभ थे उनकी संख्या बढ़ने लगी और हल्के रंग की शलभ की संख्या कम होने लगी। तो भाई ये भी उद्योग विकास के प्रमाण को दर्शाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि भाई एंटीबॉडी ड्रग रेजिस्टेंस, ठीक है, या हम बात करेंगे कि भाई दवाइयों से प्रतिरोध। तो हम बात करेंगे कि भाई मान लीजिए आपने सूक्ष्म जीवों को नष्ट करने के लिए एंटीबॉडी ली, अब धीरे धीरे सूक्ष्म जीवों ने अपनी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ा ली। तो आजकल जैसे वायरल बुखार हो रहा है, व्यक्ति ठीक ही नहीं हो रहे, क्योंकि जो वायरस थे, जो सूक्ष्म जीव थे, जो बैक्टीरिया थे, उन्होंने अपनी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ा ली। उदाहरण के तौर पर आप ये मान के चलिए कि स्टार्टिंग में 100 मिलीग्राम एंटीबॉडी काम कर लेती, फिर 250 आई, ठीक है, फिर हम बात करेंगे कि भाई 500 आई, और अभी प्रेजेंट टाइम पर 650 मिलीग्राम एंटीबॉडी का उपयोग हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट इस तरह से हम बात करेंगे कि भाई शाकनाशी, पीड़कनाशी प्रतिरोध, ठीक है। जैसे मान लीजिए हम बात करेंगे कि जो सूक्ष्म जीव है, कीट है, इन्होंने रसायनों के प्रति अपनी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ा ली। मैंने एग्जाम्पल दिया था कि मान लीजिए आपने मच्छर से बचने के लिए घर में ऑल आउट गुड नाइट जला रखा है, और पता लगा कि मच्छर गुड नाइट के ऊपर ही आके बैठ गया, तो इसका मतलब मच्छरों ने अपनी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ा ली। ऐसे खरपतवार, ठीक है। और हम बात करेंगे कि भाई इन सब में मनुष्य का, जहां भी मनुष्य का उद्योग विकास में रोल है, उसे बोलते हैं एंथ्रोपोजेनेसिस। तो मनुष्य की जो उद्योग विकास में भूमिका है उसे हम नाम देते हैं एंथ्रोपोजेनेसिस। क्या नाम देंगे? एंथ्रोजेनेसिस। इसी तरह से हम बात करेंगे कि बच्चों भाई जीवाश्म के द्वारा प्रमाण, ठीक है, हम बात करें जीवाश्म। अब जीवाश्म क्या होता है, तो हम बात करेंगे कि जो जीवाश्म है, जैसे हमें डायनासोर का पता कैसे लगा, हमें डायनासोर का जो पता है बच्चों, वह जीवाश्म के आधार पर लगा। किसके आधार पर लगा? जीवाश्म के आधार। ये आपके एनसीईआरटी का डायग्राम है, बहुत ही ध्यान से देखिए आप। तो हम बात करेंगे कि भाई जीवाश्म के आधार पर प्रमाण, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि यहां पर सेडिमेंट्री तलछटी चट्टानें बहुत ज्यादा बनी। जैसे हम बात करेंगे कि इस तरह से परतों के रूप में सेडिमेंट्री चट्टानें बनी, ठीक है। तो भाई सबसे जो गहराई में जीवाश्म बने, ठीक है, यहां पर गहराई में जीवाश्म बने, तो हम बात करेंगे काफी पुराने थे। जो ऊपरी भाग में बने वह हम बात करेंगे कि नए जीवाश्म। कोई भी मान लीजिए मृत जीव जब मिट्टी में दबकर, ठीक है, उसके चट्टानों में जो अवशेष हमें प्राप्त होते हैं उन्हें हम जीवाश्म कहते हैं। क्या कहेंगे? जीवाश्म कहेंगे। और जीवाश्मों का अध्ययन पैलेंटोलॉजी कहलाता है। जीवाश्मों का अध्ययन क्या कहलाता है? पैलेंटोलॉजी कहलाता है, ठीक है। तो यहां पर हम बात करेंगे कि जैसे यहां पर ये जो डायनासोर है, टायरेनोसोरस है, ट्राइसेरेटॉप्स है, स्टीगोसोरस है, ब्रेकियोसोरस है, आर्क्योप्टेरिक्स, ठीक है। आर्क्योप्टेरिक्स जो है वह रेप्टिलिया और पक्षी के बीच में योजक कड़ी तो है ही सही, मिसिंग लिंक भी है, गायब लिंक भी है बच्चों। क्या है? गायब लिंक भी है। तो हम बात करेंगे कि ये यहां पर मिसिंग लिंक भी है, ठीक है। हम बात करेंगे इसे डायनासोर, जैसे ब्रोंटोसोरस शाकाहारी डायनासोर, ठीक है, हम बात करें 25 मीटर इसकी लंबाई, ये मिसिंग लिंक के फॉर्म में। इसी तरह से हम बात करें आर्क्योप्टेरिस, जिसे एंड्रीज वेगनर ने खोजा। तो एंड्रीज वेगनर जर्मनी, ठीक है, रेप्टिलिया के समान इसमें लक्षण होते हैं और पक्षी के समान भी लक्षण होते हैं। जैसे आर्क्योप्टेरिस में रेप्टिलिया के समान क्या क्या लक्षण थे कि भाई बातिल अस्थियां नहीं थी, शरीर भारी था,
ठीक है। हम बात करेंगे कि भाई जो शरीर था वो लिजार्ड छिपकली जैसा था, उड़ने की क्षमता नहीं थी। ठीक है। हम बात करेंगे कि भाई स्टर्नम पतला था, उरोस्थि पतली थी। ठीक है। तो ये हम बात करेंगे कि भाई रेप्टिलिया के लक्षण हो गए। हम बात करें जबड़ों पर दांत उपस्थित थे। पक्षी के समान कौन से लक्षण थे, तो हम बात करेंगे कि भाई जैसे यहां पर स्टर्नम कमजोर पतला था, पुच्छ कशेरुकाएं स्वतंत्र थी, शरीर छिपकली के समान। पक्षी के समान कौन से लक्षण थे कि भाई चोंच पाई जाती थी, शरीर पर पंखों का आवरण था। ठीक है। हम बात करें पश्चिपाद की जो संरचना थी वह पक्षियों के समान थी, अग्रपाद बड़े पंखों में रूपांतरित हो गए थे। ठीक है। जो अग्रपाद है वह बड़े पंखों में रूपांतरित हो गए थे। ठीक है। तो इस तरह से बच्चों हम ये बात करेंगे कि यहां जीवाश्मों के आधार पर भी, ठीक है, जीवाश्मों के आधार पर भी हमें इनके प्रमाण मिले। ठीक है। जैसे एक एक्स्ट्रा एग्जांपल मान लीजिए आप, हम बात करें, ये आपके आगे काम आएगा, आप ध्यान से समझना कि भाई पृथ्वी का जो प्रारंभिक समय था, जियोलॉजिकल टाइम स्केल बोलते हैं बच्चों, तो हम बात करें उसमें एरा या महाकल्प बनाए, तो आप तो केवल नाम याद रखो भाई, प्रोटेरोजोइक महाकल्प, पेलियोजोइक, मीसोजोइक, सीनोजोइक, महाकल्प। अब मीसोजोइक में ट्राइएसिक, जुरासिक और क्रिटेशियस। मीसोजोइक में हम बात करेंगे कि भाई ट्राइएसिक, जुरासिक और क्रिटेशियस। ठीक है। तो यहां इस तरह से बच्चों हम बात करेंगे कि भाई जैसे आप इसे समझ सकते हो कि जियोलॉजिकल टाइम स्केल, भौगोलिक समय सारणी, महाकल्प में प्रारंभिक समय, फिर उसमें पीरियड, फिर इपोक। हालांकि एक एक्स्ट्रा नॉलेज है, लेकिन बच्चों मैं आपको बताऊं, ये जब आप बाद में टॉपिक पढ़ेंगे, जैसे मैं यहां पर एक एग्जांपल देता हूं आपको। ठीक है। अभी चलो आगे बताते इस बारे में आपको। तो इस तरह से हम बात करेंगे कि जीवाश्मों के आधार पर भी पता लगा कि भाई हम बात करेंगे सरल जीव बने, जटिल जीव बने। डायनासोर का पता हमें जीवाश्मों के आधार पर लगा। किस आधार पर लगा? जीवाश्मों के आधार पर लगा। नेक्स्ट हम आते हैं बच्चों इसके बाद, ठीक है, जैसे घोड़े का उद्विकास। ठीक है। इवोइपस, मीजोइपस, मेरिकिपस, प्लियोइपस, इक्वस, ये किसके आधार पर पता लगा हमें? हम बात करेंगे कि भाई जीवा फोसिल्स के बेस पर, जीवाश्म के आधार पर लगा। अब हम बात करें अनुकूली विकिरण, एडाप्टिव रेडिएशन। ठीक है। तो यहां अडाप्टिव रेडिएशन का क्या मतलब है? ठीक है। मान लीजिए कि एक स्थान है और इस स्थान पर हम बात करेंगे कि भोजन की कमी हो गई, आवास की कमी हो गई। ठीक है। तो एक पूर्वज जाति के सदस्य अलग अलग स्थानों पर चले गए और नई जातियों का निर्माण कर लिया, तो इसे हम नाम देंगे अनुकूली विकिरण। तो आप तो सिंपल याद रखिए कि जब एक स्थान पर हम बात करें भोजन की कमी हो गई, आवास की कमी हो गई, तो एक पूर्वज जाति के कुछ सदस्य, ठीक है, हम बात करेंगे कि यहां चले गए, कुछ यहां चले गए, कुछ यहां चले गए, और कुछ यहां चले गए, और कुछ यहां चले गए, और वहां जाकर, ठीक है, वहां जाकर हम कहेंगे कि भाई नई जातियों का निर्माण कर दिया। ठीक है। वहां जाकर नई जातियों का निर्माण कर दिया, तो इसे ही बच्चों हम नाम देंगे अनुकूली विकिरण। तो बच्चों यहां हम बात करें अनुकूली विकिरण में, तो अनुकूली विकिरण में हमारे पास अच्छे अच्छे एग्जाम्पल हैं। डार्विन फिंचेज का एग्जाम्पल है, मार्सुपियल, ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल का एग्जाम्पल है। तो हम बात करेंगे कि अनुकूली विकिरण में सबसे पहले हम आते हैं कि डार्विन फिंचेज। बच्चों डार्विन हम बात करेंगे कि भाई एक तरह से फादर ऑफ एवोल्यूशन का उन्हें सम्मान दिया गया है। हम बात करेंगे कि जो डार्विन थे वह गैलापागोस आइलैंड पर गए। जब वह गैलापागोस आइलैंड पर गए तो उन्होंने वहां काफी विविधता देखी। तो वहां पर हम बात करेंगे कि स्मॉल ब्लैक बर्ड, छोटी काली चिड़िया उनको दिखाई दी, और उन्होंने देखा कि भाई वहां पर अलग अलग छोटे छोटे जो आइलैंड बने थे, तो वहां पर हम बात करेंगे कि चोंच की आकृति मान लीजिए और भोजन की जो हैबिट है उसके आधार पर हम बात करेंगे कि जो चोंच का जो शेप था वो चेंज हुआ। ठीक है। हम बात करें सबसे सिंपल मान लीजिए कि भोजन खाने की इनकी जो प्रवृत्ति थी, तो जो ओरिजिनल छोटी चिड़िया थी वह हम बात करेंगे कि भाई ग्रेन्स खाती थी, लेकिन भाई इसमें से कुछ अलग अलग द्वीपों पर चली गई और वहां जाकर कुछ हम बात करेंगे कि भाई कीट खाने लगी, हम बात करें कुछ कैक्टस खाने लगी, कुछ हम बात करेंगे कि भाई आप मान के चलिए अलग अलग ग्रेन को खाने लगी। तो इस तरह से इनका क्या हुआ कि जो चोंच का शेप था वो परिवर्तन हो गया।
और अलग अलग जातियों का निर्माण हुआ। तो आप तो सिंपल याद रखिए, डार्विन फिंचेज, ठीक है। तो डार्विन फिंचेज जो थी, एक ही हम बात करेंगे कि एक जो इनकी ओरिजिनल छोटी काली चिड़िया थी, उससे अलग अलग हम बात करें चिड़िया बनी, उनमें चोंच में परिवर्तन हुआ, जो भोजन वो लेते थे उनके खाने की प्रवृत्ति में वहां पर भी चेंज हुआ, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि भाई ऑस्ट्रेलिया। अब ऑस्ट्रेलिया में हम बात करेंगे कि जो प्रारंभिक तो पूर्वज था, ठीक है, वो प्रारंभिक जो पूर्वज थे उससे हम बात करेंगे कि भाई अलग अलग, जैसे मान लीजिए एक स्थान है यहां पर और इस स्थान की बात करें, ठीक है, इस स्थान की बात करें तो हम बात करेंगे कि भाई अलग अलग जगह पर हम बात करेंगे कि भाई अलग अलग जातियां बनी, ठीक है। जैसे मान लीजिए तस्मानियन और भेड़िया बना, टाइगर कैट बना, बेंडेड एंडीटर बना, मार्सुपियल चूहा बना, कंगारू बना, वॉम्बेट बना, कोला बना, बेंडिक्यूट बना, मार्सुपियल मोल बना। हम बात करें शुगर ग्लाइडर बने। तो हम बात करेंगे कि यहां पर ये अलग अलग, ठीक है, हम बात करेंगे कि भाई अलग अलग इस प्रकार से स्तनधारी या ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल की जातियां बनी। तो आप तो सिंपल याद रखो कि भाई एक स्थान पर जंतु ज्यादा थे, वहां पर उनमें कंपटीशन हुआ, प्रतिस्पर्धा हुई, आवास की कमी हुई, भोजन की कमी हुई और वह अलग अलग स्थानों पर जाकर अलग अलग जातियों का निर्माण किया। इसे ही अनुकूल विकिरण कहते हैं। अब यहां पर हम बात करेंगे कि जो डार्विन फिंचेज है और ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल, ये डाइवर्जेंट एवोल्यूशन को दर्शाते हैं। किसको दर्शाते हैं? डाइवर्जेंट एवोल्यूशन को दर्शाते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि यहां पर अगला जो एग्जांपल है कि भाई प्लेसेंटल मैमल और ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल। तो जब हम बात करें आइलैंड अलग अलग हुए, तो जब आइलैंड अलग अलग हुए तो आपको ये ध्यान रखना है कि हम बात करेंगे कि ऑस्ट्रेलिया में कुछ प्लेसेंटल स्तनधारी भी थे। तो भाई उनमें समान आवास की वजह से समान लक्षण उत्पन्न हो गए। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे मान लीजिए ये एक आवास है और इसमें अलग अलग प्रकार के आवास के यहां जंतु आ गए, ठीक है। जब इसमें जंतु आ गए तो भाई उनमें क्या हुआ, हम बात करेंगे कि भाई समान लक्षण उत्पन्न हो गए। क्या उत्पन्न हो गए? समान लक्षण उत्पन्न हो गए। जब समान लक्षण उत्पन्न हो गए तो भाई हम इसको नाम देंगे यहां पर कन्वर्जेंट एवोल्यूशन, ठीक है। जैसे मोल मार्सुपियल मोल के समान हो गया, एंटीटर नम्बेट के समान हो गया, चूहा मार्सुपियल माउस के समान हो गया, लेमूर स्पॉटेड कस्कस के समान हो गया, फ्लाइंग स्क्वीजर फ्लाइंग फेलिंजर के समान, बॉबकेट तस्मानियन टाइगर कैट के, भेड़िया तस्मानिया भेड़िया के समान हो गया, ठीक है। तो इनमें हम बात करेंगे कि भाई सिमिलर समान लक्षण उत्पन्न हो गए। तो ये अनुकूली हम बात करें विकिरण को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? अनुकूली विकिरण। तो आप यही याद रखेंगे, अनुकूली विकिरण में तीन फेमस एग्जाम्पल है। एक एग्जाम्पल होगा डार्विन फिंचेज का, दूसरा हो गया ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल का और तीसरा हो गया प्लेसेंटल मैमल, ठीक है, अपराधारी स्तनधारी और ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल का, ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल का एग्जाम्पल हो गया। तो बच्चों यहां पर अनुकूली विकिरण की अगर हम बात करते हैं, एक और इंपॉर्टेंट बात आप याद रखेंगे, सिंपल तरह से अगर हम बात करते हैं कि जो अपराधारी स्तनधारी है वो कन्वर्जेंट या अभिसारी उद्विकास को दर्शाते। अभिसारी का मतलब है कि हम बात करेंगे कि वो भीतर की तरफ, ठीक है, जैसे आप ऐसे अंदर की तरफ। और जो आप याद रखेंगे कि डार्विन फिंचेस थी, ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल थे, वह अपसारी। किसको करेंगे? अपसारी। तो ये दोनों याद रखना, डाइवर्जेंट अपसारी और कन्वर्जेंट अभिसारी, ठीक है। अब इसके बाद बच्चों हम नए टॉपिक पर आते हैं और बहुत ही अच्छा टॉपिक है जैव विकास, बायोलॉजिकल एवोल्यूशन। देखो बच्चों आपके सामने डायग्राम है कि स्टार्टिंग में हम बात करेंगे कि लेमार्क जो थे, ठीक है। तो हम बात करेंगे कि लेमार्क काफ़ी इन्होंने उद्विकास के बारे में अध्ययन किया। इन्होंने जूलॉजी फिलोसफी नामक बुक भी लिखी और इन्होंने लेमार्क ने उस समय काफ़ी अच्छे अच्छे पॉइंट्स बताए कि हमारे अंदर आंतरिक जैविक बल होता है जो हमें आगे वृद्धि के लिए प्रेरित करता है। इन्होंने बताया कि उपयोग व अनुपयोगी अंग होते हैं, ठीक है, जो हमारे उपयोग में काम आएंगे वो ज़्यादा विकसित होंगे, जो नहीं आएंगे वो धीरे धीरे गायब हो जाएंगे। जैसे सांप में अग्र पश्चपात गायब हो गए, ठीक है। इन्होंने बताया कि वातावरण का प्रभाव होता है और एक लास्ट में सबसे बताया था कि उपार्जित लक्षणों की वंशागति होती है। तो ये लेमार्क ने बिंदु दिए थे
उन्होंने बताया कि प्रारंभ में जो जिराफ था वो हम कहेंगे घोड़े के समान था, घास खाता था। लेकिन हम बात करेंगे घास खत्म हो गई तो जिराफ ने पेड़ों की पत्तियों को उचक कर खाना शुरू किया। तो जिराफ की गर्दन भी लंबी हो गई और अग्रपाद भी लंबे हो गए। तो उन्होंने बताया कि उपार्जित लक्षणों की वंशागति होती। तो ये लेमार्क ने हम बता काफी समय पहले उद् विकास के पॉइंट बताए। अब हम बात करेंगे कि जो लेमार्क थे बच्चों, लेमार्क के बाद हम बात करेंगे कि डार्विन आए। ठीक है, अब डार्विन जो थे भाई, इनका उद् विकास में काफी इंटरेस्ट था, काफी रुचि थी डार्विन की। डार्विन जो थे बच्चों, इन्होंने अपनी जो समुद्री यात्रा की वह HMS बीगल शिप पर की। लगभग 5.5 साल के आसपास आप ये मान के चलो कि समुद्री यात्रा करते रहे। वहां पर कहीं विकट परिस्थितियां आई, ऐसी परिस्थितियां में आ गई कि इनको चमड़े को खाना पड़ा, खाना नहीं मिला। ठीक है, पीने की पानी की सही प्रकार से व्यवस्था, क्योंकि समुद्र का पानी एकदम खारा होता है। तो कई सारी हम बात करेंगे कि जो डार्विन थे उन्होंने काफी सारी मतलब वहां पर परेशानियों को झेला। लेकिन भाई वो परेशानियां, इनका इतना बड़ा नाम हो गई, बहुत बड़ा नाम। इनका पूरा नाम था चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन। ठीक है, चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन था। और हम बात करेंगे कि 27 दिसंबर 1831 से लेकर 2 अक्टूबर 1836 तक इन्होंने HMS बीगल शिप पर यात्रा की। और इस यात्रा के दौरान भाई, ठीक है, हम बात करेंगे 1831 और 36। तो इस यात्रा के दौरान बच्चों इन्होंने कई सारे, ऑस्ट्रेलिया है, अफ्रीका है, साउथ अमेरिका है, ठीक है, हम बात करें गैलापागोस आइलैंड जहां पर आपने डार्विन फिंचेज के बारे में पढ़ा, तो वहां पर इन्होंने ट्रेवलिंग की। और हम बात करेंगे अपनी इस यात्रा में इन्होंने काफी सारे पॉइंट दिए। इन्होंने बताया कि जो जंतु होते हैं उनमें अति प्रजनन होता है, ओवर रिप्रोडक्शन होता है, वो बड़ी संख्या में हम बात करेंगे नई संततियों को उत्पन्न कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आप देखो कि अगर बात देखेंगे चूहों की संख्या है, मक्खी मच्छर की संख्या, तो वो अति प्रजनन होता है। फिर इन्होंने बताया कि भाई जीवन संघर्ष होता है। ठीक है, जीवन संघर्ष वातावरण के खिलाफ होता है। एक ही जाति में हम बात करेंगे जीवन संघर्ष होता है। ठीक है, अलग अलग जातियों में जीवन संघर्ष होता है। ठीक है, जैसे आपने सिंपल एग्जाम्पल की बात करें हम, तो यहाँ पर सिंपल एग्जाम्पल की बात करते हैं। तो डार्विन ने बताया कि भाई आप ऐसा मान के चलिए कि जैसे मान लीजिए एक जगह 12-15 कुत्ते हैं, एक ही चपाती, तो आपस में लड़ेंगे, तो एक ही जाति में संघर्ष हो गया। हम बात करेंगे कि मान लीजिए बिल्ली ने चूहे को देखा, तो बिल्ली चूहे के पीछे भागेगी, तो वह अलग अलग जातियों में संघर्ष हो गया। ऐसे वातावरण, जैसे भूकंप आ गया, सुनामी आ गई, तो उनसे संघर्ष, तो डार्विन ने उनके बारे में बताया। डार्विन ने विभिन्नताओं, वेरिएशन के बारे में बताया कि छोटी छोटी हमारे अंदर विभिन्नताएं होती है और धीरे धीरे इकट्ठी होती जाती है। ठीक है, जो डार्विन थे बच्चों, उन्होंने हम बात करेंगे कि भाई वेरिएशन पर भी काफी इंपॉर्टेंट उन्होंने पॉइंट्स इस बारे में दिए। हम बात करें डार्विन ने प्राकृतिक चयन, प्रकृति स्वयं जीवों का चयन करती है, तो इसके बारे में आप हार्डी विनबर्ग में थोड़ा डिटेल से पढ़ेंगे, तो उन्होंने इसके बारे में ही बताया। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो डार्विन थे उन्होंने, हम बात करेंगे कि भाई नई जातियों का उद्भव हुआ, विभिन्नताएं हुई, ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीसीज, तो नई जातियों का उद्भव हुआ। तो इस तरह से डार्विन ने अपने पॉइंट्स रखे, तो लेमार्क और डार्विन ने इनके बारे में बताया। ठीक है, एक और हम इंपॉर्टेंट अगर यहाँ डार्विन की बात करना चाहते हैं तो बहुत ही ध्यान से समझिए आप कि डार्विन की अगर हम कमियों की बात करें, तो जो डार्विन थे बच्चों, डार्विन योजक कड़ी जंतुओं के बारे में नहीं बता सके, हम बात करें जीन के बारे में नहीं बता सके, क्रोमोसोम के बारे में नहीं बता सके, लेकिन फिर भी इन्होंने काफी कुछ बताया। और हम बात करेंगे कि महान वैज्ञानिकों में डार्विन की गिनती होती है। नेक्स्ट हम बात करें डार्विन की जो श्रृंखला थी, तो इन्होंने शाकन अवरोहण दिया। ठीक है, इन्होंने 2 पॉइंट दिए, एक शाकन अवरोहण और सेकंड था प्राकृतिक वर्ण। ठीक है, हम बात करेंगे कि भाई शाकन अवरोहण में इसका मतलब है कि जैसे कोई जंतु, जैसे रेप्टिलिया है, वो 2 शाखाओं में विभाजित हो गया, पक्षी भी बन गई, स्तनधारी बन गए, रेप्टिलिया भी खुद बने, तो इसे बोलते हैं ब्रांचिंग डिसेंडिंग। जैसे मान लीजिए ए है, ये डिवाइड हुआ बी में और फिर डिवाइड हुआ सी में, तो ये भी बने हुए हैं, ये भी बने हुए, ये भी बने हुए, तो इसे बोलते हैं शाकन अवरोहण। इसके बाद प्राकृतिक चरण, प्रकृति स्वयं जीवों का चयन करती है। इन्होंने डार्विन ने एक और पॉइंट रखा था, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। ठीक है, हम बात करें योग्यतम की उत्तरजीविता, जो इन्होंने हर्बर्ट स्पेंसर से कॉपी किया था। तो इन्होंने बच्चों हम बात करें सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, योग्यतम की उत्तरजीविता, कि जो फिट होगा वही हिट होगा, जो अच्छी पढ़ाई करेगा वही अच्छे नंबर लाएगा, इसी तरह से बात हो गई।
तो बच्चों ये डार्विन ने इन बारे में बताया। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं डार्विन के बाद नेक्स्ट हम आते हैं बच्चों विकास की क्रियाविधि। अब हम विकास की क्रियाविधि बात करें तो भाई इसमें हम बात करेंगे कि भाई विभिन्नताएं हो गई, उत्परिवर्तन हो गए। विभिन्नताएं बच्चों धीरे धीरे होती है, विभिन्नताएं बड़ी नहीं होती है। कई मतलब हम बात करें हजारों पीढ़ियों के बाद नई जाति का निर्माण होगा विभिन्नताओं से। हम बात करेंगे भाई उत्परिवर्तन, जीनी संरचनाओं में होने वाले अचानक परिवर्तन को उत्परिवर्तन कहते हैं। तो एक वैज्ञानिक थे ह्यूगो डिवरीज, ह्यूगो डिवरीज ने इसके बारे में बताया। उन्होंने देखा कि इवनिंग प्रिमरोज ओइनोथेरा लेमार्कियाने, उन्होंने विशिष्ट लक्षण देखे और उसी के बाद उन्होंने उत्परिवर्तन के बारे में बताया। ठीक है, और उत्परिवर्तन की अगर हम बात करेंगे तो उन्होंने एक सोल्टेशन वर्ड का भी यूज किया जो आप लोग एनसीईआरटी में पढ़ेंगे। तो विकास की क्रियाविधि में हम बात करेंगे कि जो ह्यूगो डिवरीज था उन्होंने उत्परिवर्तन के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि जीनी संरचनाओं में जब अचानक परिवर्तन होते हैं तो हो सकता है अगली पीढ़ी में ही हम बात करेंगे कि भाई नई जाति का निर्माण हो जाए। उन्होंने बताया कि भाई जो उत्परिवर्तन होते हैं ज़्यादातर हानिकारक होते हैं, दिशाहीन होते हैं, किसी भी दिशा में हो सकते हैं, जबकि जो विभिन्नताएं होती है बच्चों वह हम बात करेंगे कि एक दिशा में होती है। कैसी होती है? एक दिशा में। तो यहाँ पर अगर हम सिंपल सी बात करते हैं तो बहुत ही ध्यान से आप इस बात को समझिए। ठीक है, तो छोटा सा अगर हम इसमें कंपेयर करें, विभिन्नताएं छोटी छोटी होती है, उत्परिवर्तन बड़े होते हैं। विभिन्नताएं दिशात्मक होती है, उत्परिवर्तन अदिशात्मक होते हैं। विभिन्नताएं अनेक पीढ़ियों के बाद नई जाति का निर्माण होगा। उत्परिवर्तन से हो सकता है कि अगली ही पीढ़ी में नई जाति का निर्माण हो जाए। जो विभिन्नताएं हैं हम बात करेंगे कि आप ये मान के चलिए कि एक दिशा में होती है। ठीक है, एक दिशा, दिशात्मक लिखा हुआ है, और ये अदिशात्मक होती है, नॉन डायरेक्शनल भी बोल सकते हो। ठीक है, तो ये सिंपल आप एनसीईआरटी का पैराग्राफ पढ़ेंगे। इसके बाद नेक्स्ट हम आते हैं बच्चों हार्डी विनबर्ग का आनुवांशिक साम्य का नियम। ठीक है, हार्डी विनबर्ग का आनुवांशिक साम्य का नियम। हार्डी विनबर्ग ने बताया कि एक बड़ी समष्टि, समष्टि का मतलब क्या होता है? पॉपुलेशन। तो एक बड़ी समष्टि में अगर जंतुओं का संगम यादृच्छिक हो और वहां कोई उत्परिवर्तन नहीं हो, कोई प्रवास नहीं हो, हम बात करेंगे कि कोई प्राकृतिक वर्ण नहीं हो, कोई जीनी संरचनाओं में परिवर्तन नहीं हो, तो जो जीन की दर है, ठीक है, जीन की दर है वो पीढ़ी दर पीढ़ी एक समान बनी रहेगी। इसे ही हार्डी विनबर्ग का नियम कहते हैं। हार्डी और विनबर्ग दो अलग अलग वैज्ञानिक थे। ठीक है, तो इसे आनुवांशिक साम्यता का नियम भी कहते हैं। क्या कहेंगे? आनुवांशिक साम्यता का नियम। और उन्होंने इसके लिए एक समीकरण भी दिया, पी स्क्वायर प्लस 2pq प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल 1। पी स्क्वायर का मतलब है कि प्रभावी समयुग्मजी, 2pq का मतलब है कि हम बात करें विषम युग्मजी, और क्यू स्क्वायर का मतलब है कि अप्रभावी समयुग्मजी। ठीक है, हम बात करेंगे कि यहाँ छोटे छोटे शब्द आते हैं कि भाई जीन पूल क्या है। ठीक है, तो एक आवास में उपस्थित समष्टि के सभी सदस्यों के जीन के समूह को क्या नाम देंगे? जीन पूल नाम देंगे। क्या नाम देंगे बच्चों? जीन पूल नाम देंगे। और हम बात करेंगे कि जब यहाँ ए समष्टि से बी समष्टि में अगर जीन स्थानांतरित हो रही है तो इसे नाम देंगे जीन प्रवाह, जीन फ्लो। जैसे मान लीजिए कि भारत से 1 लाख लोग अमेरिका चले गए और वहां से भी 1 लाख लोग, तो इस तरह से हम बात करेंगे ये क्या हो गया? जीन प्रवाह हो गया। क्या हो गया? जीन प्रवाह। जैसे भी भारत में हम बात करेंगे कि जो इंटेलिजेंसी है उसका जीन प्रवाह हो रहा है, वो तेजी से हम बात करेंगे कि जो विकसित देश हैं वहां पर तेजी से भाग रहे हैं अच्छी लाइफ स्टाइल के लिए। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं कि भाई कौन कौन से ऐसे कारक हैं जो हार्डी विनबर्ग को प्रभावित करते हैं। तो हम बात करेंगे कि भाई उत्परिवर्तन, अगर मान लीजिए किसी भी समष्टि में उत्परिवर्तन होता है तो हार्डी विनबर्ग का नियम जो होगा वो फेल हो जाएगा। हम बात करें प्रवास, अगर मान लीजिए मैंने आपको बताया माइग्रेशन, जैसे मान लीजिए कि हम बात करेंगे कि भाई पूरे भारत से अगर मान लीजिए 1 करोड़ लोग चले जाएं तो भाई हमारी समष्टि पर प्रभाव पड़ेगा उसका। तो अगर बाय द वे प्रवास होता है तो हार्डी विनबर्ग का नियम फेल हो जाएगा। हम बात करें विभिन्नताएं, विभिन्नताएं छोटी छोटी विभिन्नताएं होती है, अगर बाय द वे बराबर ये होती रही तो अनेक पीढ़ियों के बाद नई जाति का निर्माण होगा।
और हार्डी विनबर्ग नई जाति के निर्माण की बनने की प्रक्रिया का विरोध करता है बच्चों। क्या करता है? विरोध करता है। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे कि भाई प्राकृतिक वर्ण। ठीक है, तो प्राकृतिक वर्ण जो होता है, प्रकृति स्वयं जीवों का चयन करती है। ठीक है, अब आप यूं मान के चलिए कि जो प्रकृति में बना रहेगा वो जीवित रहेगा, नहीं तो प्रकृति के द्वारा उसे क्या कर दिया जाएगा? नष्ट कर दिया जाएगा। क्या कर दिया जाएगा? नष्ट कर दिया जाएगा। तो यहां पर हम हार्डी विनबर्ग के नियम की बात करें बच्चों, तो यहां पर अगर प्राकृतिक जो चयन है उसके 3 स्टेप है। ठीक है, तो पहली स्टेप का नाम हम बात करें स्थिरीकृत वर्ण, स्टेबिलाइजिंग। सेकंड हम बात करें दिशात्मक वर्ण, और सी हम बात करें छित्रित वर्ण, डिसरप्टिव, डायरेक्शनल, डिसरप्टिव और स्टेबलाइजिंग। स्थिरीकरण का मतलब है कि हम बात करेंगे कि जब नेचुरल सिलेक्शन किसी समष्टि में एवरेज या माध्य को फॉलो करे, जैसे एक एग्जांपल है कि भारत में छोटे व्यक्ति भी हैं, मध्यम आकार लंबाई वाले भी हैं और लंबे भी हैं, तो हम बात करेंगे भारत में सबसे ज़्यादा मध्यम लंबाई के। तो जो ग्राफ बनेगा, ठीक है, वो इसका जो पीक है वो संकरा बनेगा, ठीक है, और हायर बनेगा, तो इसे नाम देंगे स्थिरीकरण। अब मान लीजिए ग्राफ एक दिशा में शिफ्ट हो जाए, तो उसे नाम देंगे दिशात्मक वर्ण। जो किसी समष्टि का ग्राफ है वो या तो दाईं तरफ या बाईं तरफ शिफ्ट हो गया, तो इसे दिशात्मक वर्ण कहेंगे। जैसे हम बात करेंगे कि भारत में जो गाय में मिल्क, गाय के द्वारा मिल्क उत्पादन, दुग्ध उत्पादन का जो हम बात करें उसकी मात्रा बड़ी है। आज से 25 साल पहले एक गाय 4 लीटर मिल्क देती थी, आज ऐसी भी गायें हैं जो 40 लीटर मिल्क एक दिन में देती, तो इसका मतलब एक दिशा में दुग्ध उत्पादन बढ़ा है, तो इसे बोलते हैं दिशात्मक वर्ण। ठीक है, जैसे आपकी पढ़ाई है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, इस तरह से बढ़ती गई, तो इसे नाम देंगे दिशात्मक वर्ण। ठीक है, हम बात करें छित्रित में, क्या होगा बच्चों? 2 पीक प्राप्त होंगे, ग्राफ के 2 पीक प्राप्त होंगे। ठीक है, तो इसका एक बेस्ट एग्जाम्पल है, हम बात करेंगे कि स्टेबिंस वैज्ञानिक थे, वो कैलिफोर्निया की सैक्रामेंटो घाटी पर घूमने गए। तो जब घूमने गए तो वहाँ सूरजमुखी की जो हम बात करेंगे कि वहाँ पादप थे वो सूरजमुखी के, वो हम कहेंगे जलीय आवास में ही उग रहे थे। 12 साल बाद वो वापस गया तो सूरजमुखी के कुछ पादप जलीय आवास में, कुछ स्थलीय आवास में। इसका मतलब है कि वहाँ 2 जातियां बन गई, एक जलीय आवास की, एक स्थलीय आवास की, तो इस तरह से 2 ग्राफ बन गए, तो इसको बोलते हैं छित्रित वर्ण। क्या कहेंगे? छित्रित वर्ण। या आप ऐसा एग्जाम्पल मान लो कि एक देश है, उसमें या तो बोने हैं या लंबे हैं, मीडियम नहीं है, तो एक बोने का ग्राफ बन गया, एक लंबे का ग्राफ बन गया, तो इसे नाम देंगे छित्रित वर्ण। क्या नाम देंगे बच्चों? छित्रित वर्ण। इसके बाद नेक्स्ट हम आते हैं आगे बढ़ते हैं बच्चों। हम बात करेंगे कि भाई जंतुओं का उद्भव, उद्विकास या विकास का संक्षिप्त विवरण। ठीक है, तो पृथ्वी का उद्भव आपने देखा कि लगभग 450 करोड़ वर्ष पूर्व हुआ, और इस पे जीवन प्रारंभ हुआ लगभग 400 वर्ष पूर्व, 400 करोड़ वर्ष पूर्व, ये ऑलरेडी पढ़ चुके आप। नॉन सेल्यूलर फॉर्म 300 करोड़ वर्ष पूर्व और सेल्यूलर फॉर्म 200 करोड़ वर्ष पूर्व। ठीक है, 200 करोड़ वर्ष पूर्व आई। ठीक है, हम बात करेंगे कि अब यहां पर हम जो पादप थे, ठीक है, तो बड़े ध्यान से देखिए, हम बात करेंगे, बहुत ही ध्यान से समझिए आप। हम बात करेंगे कि जब स्टार्टिंग में, ठीक है, कोशिकीय फॉर्म बनी, तो हम बात करेंगे धीरे 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 एक कोशिकीय, बहुकोशिकीय, हम बात करेंगे कि भाई क्लोरोफाइट, ट्रेक्योफाइट, राइना, साइलोफाइटोम, ठीक है, इनका निर्माण हुआ। अब जब इनका निर्माण हुआ तो हम बात करेंगे कि अलग अलग महाकल्प, जैसे मैंने आपको बताया था कि पेलियोजोइक महाकल्प, मीसोजोइक महाकल्प, सीनोजोइक महाकल्प। ठीक है, तो जैसे मीसोजोइक है, तो मीसोजोइक में हम बात करेंगे भाई 3 पीरियड होते हैं, ट्राइएसिक, जुरासिक, क्रिटेशियस। ठीक है, 3 पीरियड होते हैं, ट्राइएसिक होता है, जुरासिक होता है, और हम बात करेंगे कि भाई क्रिटेशियस होता है। तो आप यहां पर देखो कि ये ट्राइएसिक, जुरासिक, क्रिटेशियस। ठीक है, अब आपको इसमें ध्यान रखना है कि भाई क्लोरोफाइट से ट्रेक्योफाइट बने, ट्रेक्योफाइट से राइना बना, फिर साइलोफाइटोन बने, फिर यहां पर जो शाखाएं निकली तो भाई यहां आकर ब्रायोफाइट,
तो ब्रायोफाइट जो है सीनोजोइक के तृतीयक काल में, तृतीयक पीरियड में बने। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये याद रखना है कि जैसे साइलोफाइटोन से प्रोजिम्नोस्पर्म बने, उससे बीजी पर्णांग बने। अब ये दो भागों में बढ़ गए, ठीक है, दो भागों में बढ़ गए। तो इधर द्विबीजपत्री, एक बीजपत्री, एंजियोस्पर्म, इनका निर्माण हुआ, साइकेड बने। तो इस तरह से आपको याद रखना है। सबसे बढ़िया तरीका जैसे जुरासिक पे याद रख लो आप कि भाई शाइके, लाइकोपोड, पर्णांग, शंकुवस, साइकेड बने। क्रिटेशियस में स्फिनोप्सीड, जिंको, नीटेल्स, ये सब बने। तो अगर ये दो लाइन आप अच्छी तरह से लर्न कर लोगे, ये वाली और ये वाली, तो आपको ये आसान बन जाएगा। ठीक है, तो हम एक बार वापस आते हैं कि भाई 500 मिलियन वर्ष पूर्व हम बात करें इनवर्टिब्रेट अकशेरुकी की, इनका संख्या बढ़ने लगा। 350 वर्ष पूर्व जबड़े रहित जोलेस मछलियां, इनकी संख्या बढ़ी। ठीक है, अब हम यहां बात करेंगे कि जैसे स्टार्टिंग में जब ऑक्सीजन एक कोश के जीवों की बनी, प्रकाश संश्लेषण प्रारंभ हुआ, हम बात करेंगे कि भाई ऑक्सीजन की संख्या बढ़ी, ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ी, ओजोन लेयर बनी, ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं। एक कोश के जीवों से धीरे धीरे बहुकोश के जीव बनने लगे। तो 500 मिलियन वर्ष पूर्व हम बात करेंगे कि भाई अकशेरुकी जीव आ गए। 350 वर्ष पूर्व जबड़े रहित मछलियां आई और इसी के आसपास दूसरी मछलियों का भी उद्भव हुआ। ठीक है, तो हम बात करेंगे कि यहाँ पर जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं हम, सीलॉकेंथ। ठीक है, तो वैज्ञानिक इसे गायब मान चुके थे, मतलब विलुप्त मान चुके थे। लेकिन भाई दक्षिणी अफ्रीका में एक मछुआरा था, उससे सीलोकेंथ मछली मिली। जब ये मछली मिली तो बड़ा सरप्राइज हुआ कि भाई ऐसी मछली तो मैंने कहीं देखी नहीं। तो वहां पर एक प्रोफेसर थी, इक्थियोलॉजी डिपार्टमेंट, मछली जो विभाग था, इक्थियोलॉजी डिपार्टमेंट, तो लेटिमर प्रोफेसर थी, उनके पास सीलोकेंथ लगी। तो भाई उन्होंने भी उसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी, तो उन्होंने इसका स्केच बनाया और अपने सभी मित्रों को भेज दिया, क्योंकि उस समय व्हाट्सअप तो था नहीं। बाद में पता लगा कि भाई वो तो सीलोकेंथ थे, जिसको विलुप्त मान चुके थे। ठीक है, और हम बात करेंगे कि जो सीलोकेंथ थे, आप ये मान के चलो प्रारंभिक एम्फीबियंस। ठीक है, और इन्हीं से हम बात करेंगे कि बाद में भाई एम्फीबियंस, अधिक मॉडर्न एम्फीबियंस बने हैं, सैलामेंडर, मेंढक। जब हम बात करेंगे कि भाई एम्फीबियंस की, मछलियां आई, मछलियों के बाद एम्फीबिया आए। ठीक है, तो प्रारंभिक एम्फीबियंस में सीलोकेंथा का नाम आ गया। और हम बात करेंगे कि भाई धीरे 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 सैलामेंडर, मेंढक, इनकी संख्या बढ़ी, फिर रेप्टाइल की संख्या बढ़ी। अब रेप्टाइल की जब संख्या बढ़ी तो ये प्रारंभिक जो सरीसृप थे वो दो भाग में विभाजित हो गए। तो आपको यहां याद रखना है कि जो प्रारंभिक सरीसृप थे वो दो भागों में विभाजित हुए, सौरोप्सिडा और साइनेप्सिडा। सौरोप्सिडा से पक्षी बने और साइनेप्सिडा से मैमल बने। क्या बने भाई? मैमल बने। तो हम बात करेंगे कि यहां आप ऐसे याद रख सकते हो कि जो अर्ली रेप्टाइल्स थे उनसे दो, सौरोप्सिडा और साइनेप्सिडा। तो सौरोप्सिडा से आप याद रखो टर्टल बन गई, फिर हम बात करें लिजार्ड, छिपकली बन गई, फिर सांप बन गई, फिर यहाँ पर टुआटारा बन गया, नेक्स्ट थीकोडोंट बने। ठीक है, इससे मगरमच्छ, क्रोकोडाइल बना, फिर डायनासोर बना और डायनासोर से ही पक्षी बने। अधिकांश वैज्ञानिकों का मानना है कि जब डायनासोर गायब हुए तो ये अधिकांश डायनासोर पक्षियों में रूपांतरित हो गए। ठीक है, हम बात करें अर्ली रेप्टाइल से साइनेप्सिडा, साइनेप्सीड, पेलिकोसोरस, थेरेप्सीड, मैमल्स बने। क्या बने भाई? मैमल्स बने। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं कि भाई 200 मिलियन, ठीक है, हम बात करेंगे 200 मिलियन वर्ष, हम बात करेंगे कि विशालकाय डायनासोर्स, बड़े बड़े डायनासोर्स बने जलीय आवास में, स्थलीय आवास में, वायवीय आवास में। ऐसे डायनासोर भी थे भाई जिन्हें उड़ने की क्षमता पाई जाती है, तो ऐसे डायनासोर भी थे बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं कि यहां पर इक्थियोसोर्स, ठीक है, इक्थियोसोर्स से डायनासोर वो वापस जलीय आवास में चले गए और उनमें हम बात करेंगे कि भाई जलीय जीवों के समान लक्षण उत्पन्न हो गए। हम बात करें जैसे 20 फीट हाइट के जो टायरेनोसोरस रेक्स, नाम आपने सुना होगा, एनसीईआरटी की लाइन है। तो भाई उनके दांत कटार के समान नुकीले थे, 20 फीट हाइट थी, बहुत ज्यादा हाइट। ठीक है, लेकिन बच्चों डायनासोर का काफी आधिपत्य रहा। अगर आप ये मान के चलो कि पृथ्वी पर डायनासोर होते तो मनुष्य नहीं आता, क्योंकि वह सबको खा जाता। लेकिन 65 मिलियन वर्ष पूर्व अचानक कुछ ऐसा परिवर्तन हुआ कि डायनासोर पृथ्वी से गायब हो गए। अब इसके अलग अलग रीजन दिए गए, इसके अलग अलग रीजन दिए। किसी ने कहा कि भाई भोजन की कमी हो गई, किसी ने कहा कि भाई जलवायु में परिवर्तन होगा। ज्यादातर वैज्ञानिकों ने माना कि जो डायनासोर थे वो पक्षियों में परिवर्तित हो गए।
किसमें परिवर्तित हो गए? पक्षियों में परिवर्तित हो गए। ठीक है, हम बात करेंगे कि जब रेप्टिलिया की संख्या कम हुई तो हम बात करेंगे कि स्तनधारी धीरे 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 बढ़ने लगे, और जब स्तनधारी बढ़ने लगे तो जो प्रारंभिक स्तनधारी थे वो श्रू या छछूंदर जैसे, श्रू या छछूंदर जैसे थे। ठीक है, हम बात करेंगे कि भाई धीरे धीरे हम बात करें मैमल्स की संख्या बढ़ती गई, हाथी, घोड़े, गधे, कुत्ते, इनकी बहुत संख्या बढ़ती गई। ठीक है, हम बात करें जलीय आवास में जैसे डॉल्फिन, सील, समुद्री गाय। ठीक है, यहां भी हम बात करेंगे कि भाई प्रारंभिक अवस्था में जो हमारी पृथ्वी थी बच्चों, वह एक सिंगल लैंड के फॉर्म में थी, एक सिंगल मतलब एक अकेला भूमि का टुकड़ा था, उसे पेंजिया नाम दिया। लेकिन उस समय महाद्वीपीय विस्थापन हुए और अलग अलग महाद्वीप बने, ऑस्ट्रेलिया बन गया भाई, एशिया बन गया, यूरोप बन गया, अलग अलग जगह चले गए। जैसे आपने पढ़ा कि ऑस्ट्रेलिया में मार्सुपियल जंतु, अब वहां पर हम बात करें अपराधारी स्तनधारी भी थे, लेकिन वो अपराधारी स्तनधारी भी किसकी तरह हो गए? ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल की तरह हो गए। किसकी तरह हो गए? ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल की तरफ हो गए। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं कि भाई इस तरह से हम बात करेंगे कि भाई बाद में मनुष्य का उद्विकास हुआ। अब मनुष्य की बात करते हैं भाई, मानव का उद्विकास। ठीक है, अगर हम मानव का उद्भव और विकास की बात करें तो लगभग 15 मिलियन वर्ष पूर्व ड्रायोपिथेकस रामापिथेकस, ठीक है, नामक नर वानर विद्यमान थे। ड्रायोपिथेकस कपी के समान थे। ठीक है, जो ड्रायोपिथेकस थे कपी के समान थे, रामापिथेकस मनुष्य के समान थे। हम बात करेंगे कि पूरा शरीर बालों से ढका हुआ था। ठीक है, जैसे हम बात करें भालू वगैरह होते हैं, इस तरह का इनका शरीर था। गोरिल्ला चिंपैंजी जैसे चलते थे, ऐसे झुक कर चलते थे। ठीक है, गोरिल्ला चिंपांजी जैसे झुक झुक कर चलते थे। जो ड्रायोपिथेकस था वह कपी के समान था, वन मानुष जैसा था, कपी एप की समान था। और हम बात करेंगे कि जो रामापिथेकस था वह मनुष्य के समान था भी। ठीक है, इथोपिया तथा तंजानिया में कुछ जीवाश्म अस्थियां मानव जैसी प्राप्त हुई। ठीक है, मानव जैसी प्राप्त हुई। अभी एक छोटा सा आर्टिकल आया था, उसमें कुछ वैज्ञानिक समुद्री किनारे के पास अध्ययन कर रहे थे, तो वहां पर उन्हें कुछ पद चिन्ह दिखे समुद्री किनारे। उन्होंने देखा कि भाई यहाँ ये पद चिन्ह कैसे आए। जब उन्होंने अध्ययन किया तो पता लगा कि वह 90,000 साल पुराने थे। 90,000 साल, यानी उस समय वहां कोई कपल या जोड़ा घूम रहा होगा समुद्री किनारे और उसके पैर मिट्टी में हो गई। फिर वहां पर हम बात करेंगे कि भाई दूसरी मिट्टी इकट्ठी हो गई और वह संरचना ठोस बन गई। ठीक है, तो वो बाद में भी दिखाई दी। तो ये खैर ऐसी बातें आप जब पढ़ोगे उद्विकास के बारे में तो और आगे बढ़ेगा। 3-4 मिलियन वर्ष पूर्व मानव जैसे नर वानर पूर्वी अफ्रीका में विचरण करते थे, जो संभवतया 4 फुट से बड़े नहीं थे। ठीक है, किंतु वे सीधे खड़े होकर चलते थे। किंतु हैं वह सीधे खड़े होकर चलते थे। तो हम बात करें मनुष्य का उद्भव भाई 15 मिलियन वर्ष पूर्व हुआ। ड्रायोपिथेकस कपी समान थे, रामापिथेकस मनुष्य समान थे। और इथोपिया तंजानिया में कुछ ऐसी जीवाश्म या हम बात करें ऐसी बोन मिली। ठीक है, जो हम बात करेंगे अस्थियां थी, मानव जैसी थी। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं कि 2 मिलियन वर्ष पूर्व ऑस्ट्रेलोपिथेकस संभवतः पूर्वी अफ्रीका के घास मैदानों में रहते थे। इनके काफी प्रमाण मिले बच्चों, ये सब जीवाश्म के आधार पर हुआ। ठीक है, हम बात करेंगे कि इसके बाद होमो हैबिलिस। ठीक है, होमो हैबिलिस जो भाई सीधे चलने लगे। तो यहां पर आप ध्यान से देखो कि 2 मिलियन वर्ष पूर्व ऑस्ट्रेलोपिथेकस पूर्वी अफ्रीका के घने जंगलों में घूमते थे। हम बात करेंगे कि भाई होमो हैबिलिस जिनकी क्रेनियल कैपेसिटी 650 से 800 सीसी थी। ठीक है, तो जो होमो हैबिलिस थे बच्चों, हम बात करें होमो हैबिलिस का, जो आप ऐसा मान के चलो कि होमो हैबिलिस थे। ठीक है, इनका जो क्रेनियल कैपेसिटी था वो 650 से 800 सीसी था। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि होमो हैबिलिस को भाई टूल मेकर, स्टोन के हथियार उपयोग करते थे। 650 से 800 सीसी इनका क्रेनियल कैपेसिटी था, दिमागी क्षमता मान लीजिए आप। इसके बाद होमो इरेक्टस। ठीक है, होमो इरेक्टस बिल्कुल सीधे चलने लगे, इसलिए इरेक्टस शब्द का यूज किया। इनकी कपाल क्षमता हम बात करें 900 सीसी थी। ठीक है, सर्वप्रथम इन्होंने भाई ऐसा माना जाता है कि आग का उपयोग किया। इसमें जावा मानव भी आप नाम पढ़ेंगे, लेकिन वो एनसीईआरटी में ज्यादा फोकस नहीं किया। गुफाओं में रहते थे बच्चों। कहां पर रहते थे? गुफाओं में रहते थे। ठीक है, इसके बाद हम बात करें होमोसेपियन। अब होमोसेपियन में आप 3 के बारे में नाम सुनेंगे, नियंडरथल, क्रो-मैग्नन और होमोसेपियन सेपियन हम खुद। तो जो नियंडरथल थे इनकी क्रेनियल कैपेसिटी लगभग 1400 सीसी थी। ईस्ट एंड सेंट्रल एशिया, पूर्वी व मध्य एशिया में, और आज से लगभग हम बात करेंगे कि
1,00,000 से 40,000 वर्ष पूर्व, यानी 40,000 पहले और उसके बाद 1,00,000 तक चले जाइए आप। ठीक है, ये एनसीईआरटी की लाइन है। ठीक है, हम बात करेंगे कि भाई एनसीईआरटी की लाइन, और इनके जो जीवाश्म है वो जर्मनी में मिले। अब जो नियंडरथल बच्चे हैं, यहाँ पर अगर हम एनसीईआरटी की बात करें तो बहुत ध्यान से समझिए कि जो नियंडरथल थे, ये 1400 सीसी भाई इनका मस्तिष्क की कपाल 1,00,000 से 40,000 वर्ष पूर्व लगभग पूरी मध्य एशिया में रहते थे। शरीर की रक्षा के लिए खालों का इस्तेमाल करता थे, शरीर की रक्षा के लिए खालों का इस्तेमाल करते थे बच्चों। भगवान में विश्वास करते थे, मृत लोगों को दफनाते थे, उनके पास उनकी पसंदीदा चीज़ों को रखते थे, फल को, हथियार को रखते थे। हम बात करेंगे कि भाई ईश्वर में विश्वास करते थे। ठीक है, तो ये हम बात करेंगे कि भाई नियंडरथल हो गए। कौन हो गए बच्चों? नियंडरथल। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि भाई बहुत ही ध्यान से समझिए आप, इसके बाद यहां पर भी लिखा हुआ है, ये एनसीईआरटी में भी बहुत ध्यान से देखो आप, मृतकों को जमीन में गाड़ते थे। अब होमोसेपियन मनुष्य, ऐसा माना जाता है कि मनुष्य का जो उद्भव हुआ वह अफ्रीका में हुआ बच्चों। ये धीरे धीरे अन्य महाद्वीपों में, एशिया में आ गए, यूरोप में आ गए, ऑस्ट्रेलिया में चले गए, विभिन्न महाद्वीपों में फैला। हम बात करें 75,000 से 10,000 वर्ष पूर्व के दौरान हिमयुग में आधुनिक मानव पैदा हुए। और हम बात करेंगे कि जो प्राग ऐतिस गुफा चित्र हैं उनकी हमें 18,000 वर्ष पूर्व, और कृषि कार्य है, मतलब जो खेती है वह आज से लगभग 10,000 वर्ष पूर्व प्रारंभ हुई। और भाई हर व्यक्ति सुरक्षा चाहता है, तो जो मनुष्य था वह कॉलोनी में रहना प्रारंभ किया। किस में रहना प्रारंभ किया? कॉलोनी में रहना प्रारंभ किया। ठीक है, हम बात करेंगे कि भाई इस तरह से धीरे धीरे मानव विकास उसकी वृद्धि हुई, और वह धीरे 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 समूह में रहने लगा, परिवार में रहने लगा, जातियां बन गई, धर्म बन गए, रिलीजियस बन गए, और अलग अलग देश बन गए। तो हम कहेंगे कि इस प्रकार से पृथ्वी पर मनुष्य का उद्भव हुआ, विकास हुआ, उद्भव हुआ और विकास हुआ। हम बात करेंगे कि भाई जैसे मनुष्य का जो उद्भव है और जीवों का उद्भव है, तो आपने इस एनसीईआरटी का ही हमने यहाँ पोस्टमार्टम किया है वन शॉट में, और लाइन को पूरा कवर कर दिया है। यहाँ पर आप ये एनसीईआरटी का डायग्राम देखेंगे तो आप ये देखेंगे कि जो चिंपांजी का स्कल है, ठीक है, वो वयस्क मनुष्य के समान होता है। बेबी चिंपांजी का जो हम बात करेंगे करोटी है, स्कल है, वह वयस्क मनुष्य के समान होता है। ये एनसीईआरटी की लाइन है बच्चों। किसकी लाइन है? एनसीईआरटी की लाइन है। तो बच्चों ये कंप्लीट हो गया है उद्ध विकास पूरा। हम बात करेंगे कि लाइन टू लाइन हमने पूरी कोशिश की है कवर करने की, और आज इस सेशन के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।